बहुत लोगों को लगता है कि चंद्रयान 2 वाज अ टोटल फेलियर। इट वाज नॉट अ टोटल फेलियर। और क्यों? क्योंकि इट इज स्टिल ऑपरेटिंग, उसमें हमें पानी मिला। बहुत लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलता है चंद्रयान 2 के अराउंड कि कुछ साइबर अटैक हुआ था। इट इज वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। उसी समय न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें हैक हुआ था। Not only Kandakulam, ISRO too was alerted of cyber security breach. There is more to that. अगर कोई स्पाई है तो कौन है? Obviously ये सब न्यूज में नहीं आएगा, चुपचाप ही सब कुछ ठीक किया जाएगा। चंद्रयान 4 के साथ क्या प्लान है हमारा? कि अभी हमने 3 किए हैं। हाँ, अभी 4th नाविक डिसफंक्शनल है, पर एक अजीब तरीके का सन्नाटा भी है। कोई गवर्नमेंट से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है नाविक पे। हमने हमारा नाविक सिस्टम बनाया, सिर्फ 3 सैटेलाइट्स फंक्शन कर रहे हैं। इसरो इतना सस्ता क्यों है दूसरे स्पेस एजेंसी से? गवर्नमेंट सैलरी नहीं देगी उनको। इट इज हॉरिबल। उस सैलरी में जो हमारे साइंटिस्ट काम करके दिखा रहे हैं, मतलब जबरदस्त है वो। बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट पे उनको जो भी कहा जाता है वो करना पड़ता है। इसरो बहुत एफिशिएंट माना जाता था तब तक जब तक स्पेसएक्स नहीं आया था। जी हाँ। ये ऐसा क्या यूनिक कर रहा है स्पेसएक्स? गेम चेंजर उन्होंने किया। तो इलॉन मस्क ने कहा कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा, और सब उसके ऊपर हंसे कि भारत में हर साल कितने रॉकेट लॉन्च होते हैं? 5-6 होते होंगे। अगर आप स्पेसएक्स का देखेंगे, एक क्वार्टर में कुछ डजन रॉकेट लॉन्च होते होंगे। इसलिए स्पेसएक्स हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल रॉकेट कंपनी इन द वर्ल्ड। उनका बॉस जो है वो सोता नहीं है, उसके बहुत ही अग्रेसिव डिमांड्स होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। अभिजीत चावड़ा सर, दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे एंड थैंक यू अगेन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सर, आज हम इसरो की बात करेंगे कि किस तरह से एक कंट्री के कॉमन सिटीजन्स आगे बढ़ करके एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं जो ग्लोबल स्टेज पे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी से कॉम्पीट करने की हिम्मत रख सकता है। इसरो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल पे चला, क्योंकि कभी पैसा था ही नहीं। जी हाँ। और एक साइकिल से सैटेलाइट तक की जो जर्नी थी इसरो की, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी और कैसे जो है इसरो इतना आगे बढ़ पाया। 1960 में जब पहली बार ये डिसाइड हुआ कि इसरो बननी चाहिए और हमें एक जो है एक रॉकेट लॉन्च करना चाहिए, तब सारे के सारे कंपोनेंट जो रॉकेट के थे वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़े। एक इमेज अगर चलाओगे कि किस तरह से एक साइकिल पे रॉकेट के कंपोनेंट्स को लेकर के जाया गया, साइकिल के ऊपर क्योंकि पास में एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर वो कंपोनेंट्स पहुँचते थे। वहाँ से एक चर्च की जगह जो है वो रेंट पे ली गई, क्योंकि वो चर्च की लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो चर्च की लोकेशन ली गई और उस पे ये फेमस फोटो कि किस तरह से रॉकेट के कंपोनेंट्स जो हैं वो साइकिल पे ले जाए जा रहे हैं। हाँ। तो ये जो फ्रूगल माइंडसेट से जो बनाया गया है पूरे इसरो को, जिसके पीछे बहुत लोगों की एक पर्सनल पूरी जिंदगी की मेहनत लगी हुई है, वो अपने आप में बहुत अमेजिंग स्टोरी। और मुझे लगता है कि लोगों के सामने इसके हर एक डिटेल्ड पार्ट्स आने चाहिए। अब स्टार्टिंग में जब इसरो बना था तो इंडिया एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में था, क्योंकि इंडिया ने ये बोला कि हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन जियोपॉलिटिक्स के लिए नहीं करना, हमें वॉरफेयर के लिए नहीं करना, हमें कॉमन मैन की अपब्रिंगिंग, उसको कैसे हम बेटर एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे बेटर डेटा दे सकते हैं, कैसे बेटर एग्रीकल्चरल असिस्टेंस दे सकते हैं, इसलिए हमें बनाना है जी। जो सबसे पहला सैटेलाइट भी था, उसके थ्रू कृषि दर्शन जैसे जो कार्यक्रम होते थे वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे। हाँ। तो ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारा ओरिजिन जो इसरो का है वो ये रहा है। और आई थिंक वो वैल्यू सिस्टम इसरो आज भी कंटिन्यू करता है कहीं ना कहीं। तो सर, अगर इसरो में कोई चीज़ की सबसे ज़्यादा बात होती है तो वो PSLV रॉकेट की बात होती है, वर्क हॉर्स जो है इसरो का। लेकिन उसकी शुरुआत SLV से हुई थी और उसके बाद वो ASLV और बाद में फिर PSLV आया था। जी हाँ। तो ये जर्नी क्या है, SLV से लेकर के PSLV तक की जर्नी क्या है, और इन रॉकेट्स में क्या क्या फ़र्क होते हैं? जी, बेसिकली क्या होता है कि आपको शुरुआत कहीं से मॉडेस्टली करनी पड़ती है। हाँ। आप सबसे पहला जो रॉकेट बनाओगे वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट नहीं होगा। आप शुरुआत में एक छोटा सा मॉडल बनाओगे, उसको आप टेस्ट करोगे। मे बी वो चलेगा, मे बी नहीं चलेगा। अगर नहीं चला तो आप उसका डेटा लेकर निकालोगे कि इसमें व्हाट वेंट रॉन्ग विथ इट, फिर उसको आप इम्प्रूव करोगे। तो इस प्रकार से जर्नी होती है ऑफ एनी स्पेस प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल स्पेसएक्स में भी कितने फेलियर्स हुए थे शुरुआत में, फिर आज कितने आगे पहुंच गए। तो हमारा सबसे पहले तो स्पेस लॉन्च व्हीकल था SLV, उसके बाद ऑगमेंटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल आया ASLV। तो हमने SLV को अच्छे से
टेस्ट किया, उससे हमने कुछ लॉन्चेस किए, वी मास्टर्ड दैट टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने उसको ऑगमेंट किया, उसको थोड़ा बड़ा किया हमने, दैट वाज द ASLV, ऑगमेंटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हमने पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाया, PSLV, जो हमारा वर्क हॉर्स रहा है, एंड वी वर नॉट कंटेंट विद दैट। उसके बाद हमने GSLV बनाया, जियो स्टेशनरी लॉन्च स्पेस लॉन्च व्हीकल। तो पोलर ऑर्बिट वाला जो PSLV है और GSLV विच इज़ अ मच मोर पावरफुल रॉकेट, उस वहाँ तक हमने प्रोग्रेस किया, और अभी हम उससे भी आगे जाना चाहेंगे। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, विक्रम साराभाई इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और डॉक्टर कलाम इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, डॉक्टर सतीश धवन थे इसमें, बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम भी शायद इतना फेमस नहीं हुआ है, बट ऑल दीज पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड। और अगर हमारे पास आज इसरो नहीं होता तो सोचिए हमें कितने सारे पैसे देने पड़ते फॉरेन एजेंसीज को हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। और अगर हमारे कुछ सेंसिटिव सैटेलाइट्स है, फॉर एग्जांपल मिलिट्री सैटेलाइट्स है, सर्वेलेंस सैटेलाइट्स है, उनको वो लॉन्च भी नहीं करते। तो बिकॉज वी हैव इसरो, आज हम ये सब कर सकते हैं। हम स्पेस के डोमेन में बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल सॉवरेन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड फॉर द नेशन, और हम चाहेंगे कि और प्रोग्रेस हो इसमें। सर, SLV, ASLV, PSLV और GSLV, इन चारों रॉकेट में फ़र्क क्या है? रॉकेट का पावर, रॉकेट की क्षमता, कितना पेलोड वो स्पेस में ले जा सकती है, कहाँ तक ले जा सकते हैं, दैट्स द डिफरेंस इन द डिफरेंट रॉकेट्स। SLV मतलब बेसिक स्पेस लॉन्च व्हीकल। स्पेस कहाँ पे शुरू होता है, सबसे पहले ये शुरू करते हैं, वेयर डज स्पेस बिगिन? टेक्निकली स्पेस बिगिन्स एट 100 किलोमीटर्स। पृथ्वी का जो सरफेस है उसके ऊपर अगर आप 100 किलोमीटर्स जाएंगे तो वहाँ पर टेक्निकली स्पेस शुरू होता है, उसको कारमान लाइन कहते हैं, कारमान लाइन। तो अगर आपने रॉकेट को 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचा उड़ाया तो आप स्पेस पहुंच गए। लेकिन SLV वुड हैव बीन द फर्स्ट रॉकेट, इंडियन रॉकेट, टू जो इंडिजिनसली स्पेस तक पहुंचा। और उसमें ऑब्वियसली कुछ सैटेलाइट को कैरी करने की क्षमता होगी, डेफिनेटली छोटे सैटेलाइट हो गए, लेकिन वो उनको ऑर्बिट में डाल सकता होगा, राइट? दैट वाज SLV। अब उसको हमने थोड़ा इम्प्रूव किया, तो थोड़ा उसको हमने और पावर दिया, मतलब उसके इंजन्स और पावरफुल हो गए। तो मे बी ASLV का मतलब ये होगा कि उसको ऑगमेंट किया हमने, और उसमें अब हम ज़्यादा बड़ा सैटेलाइट ले जा सकते हैं, और उसको मे बी थोड़ा और ऊपर ऑर्बिट में रख सकते हैं। और फिर PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसका जनरली इट विल पुट अ सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट, मतलब वो सैटेलाइट पोल्स के ऊपर से उड़ के जाएगा। अच्छा, या उसका ऑर्बिट पोल्स के ऊपर से होगा। मोस्टली सर्कुलर ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट्स आर मोस्टली सर्कुलर। तो ये PSLV हुआ। और फिर GSLV जो जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है। अब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि इट विल स्टे एग्जैक्टली वेयर इट इज रिलेटिव टू अर्थ। अगर एक हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंस्टॉल किया है इंडिया के ऊपर, तो जब जैसे पृथ्वी रोटेट होती है उसी स्पीड से सैटेलाइट का रोटेशन होगा। तो इट विल ऑलवेज स्टे फिक्स्ड इन वन पोजीशन इन स्पेस। तो यानी हम एक ही सैटेलाइट से 24/7 सर्वेलेंस कर सकते हैं एक एरिया का। 24/7 सर्वेलेंस या फिर सर्विस या जो भी है। अगर वो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अगर वो टीवी सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, तो अगर वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है तो इट कैन गिव टीवी सिग्नल्स 24/7। अगर स्पाई सैटेलाइट्स जनरली इतने ऊपर नहीं होते, स्पाई सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, तो जनरली ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये GSLV हो गया जो उतना दूर। अभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना दूर होता है अर्थ से ऊपर? 36,000 किलोमीटर रफली। 36,000 किलोमीटर, रफली 36,000 किलोमीटर। तो आपको उतनी ऊंचाई तक जाना है, और उस जगह पे, उस ऊंचाई पे आपको सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना है, और इस तरह से ऑर्बिट में डालना है कि वो जियो स्टेशनरी रहे। देखिए ऑर्बिट में क्या होता है कि एक फिजिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स में होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट होता क्या है? सैटेलाइट अगर अर्थ के ऑर्बिट में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट इज ऑलवेज फॉलिंग बट इट्स नेवर हिटिंग द अर्थ। वो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है डिपेंडिंग ऑन द हाइट अबव द अर्थ और डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड, और उसके ऊपर से उसकी वेलोसिटी होती है। अगर आपने उस वेलोसिटी में सैटेलाइट को डाल दिया तो वो घूमता रहेगा, गिरने का प्रयत्न करता रहेगा लेकिन गिर नहीं पाएगा। सो दैट इज एन ऑर्बिट। तो अगर आपको GSLV, अगर आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालना है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसका हाइट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट चाहिए,
विच इज़ द GSLV. GSLV भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है. अभी GSLV के भी अलग अलग वेरिएशंस निकले हैं. अभी LMV-3 इज़ द मोस्ट पावरफुल GSLV वेरिएंट. तो ये अलग अलग डिफरेंसेस है बिटवीन दीज रॉकेट्स. इसरो और हम ये सबकी डिटेल और इनके क्या क्या प्लान्स और क्या क्या मिशंस पे इन्होंने काम करा है और कैसे इसरो इसको यूटिलाइज कर पा रहा है आज के डेट में दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले, इन सब की डिटेलिंग में जाएंगे. लेकिन सबसे पहली बात जो इसरो के बारे में हमेशा आती है वो ये आती है कि कितने कम पैसों में कितने ज़्यादा बड़े अचीवमेंट्स इसरो कर पाता है. इसरो इतना सस्ता क्यों है दूसरे स्पेस एजेंसीज से? क्योंकि बजट कम है. क्योंकि स्पेस का बजट हमारा लिमिटेड है. ऐसा नहीं कि भारत में पैसा नहीं है, लेकिन बजट हम हमेशा बहुत मॉडेस्ट अलोकेट करते हैं स्पेस ऑपरेशंस के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि भारत में हर साल कितने रॉकेट लॉन्च होते हैं, 5-6 होते होंगे. अगर आप SpaceX का देखेंगे, एक क्वार्टर में कुछ डजन रॉकेट लॉन्च होते होंगे हर 3 महीने में. और ये कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, राइट. सो हमारा बजट कम है, हमारे में भी रिक्वायरमेंट्स कम होंगे, पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है. बट बेसिकली इसरो इतना फ्रूगल इसलिए है क्योंकि बजट बहुत कम है और उसी टाइट बजट के अंदर उनको जो भी कहा जाता है वो करना पड़ता है. तो बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट पे सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को मोस्टली एग्जीक्यूट करता है. फॉर एग्जांपल जब मंगलयान मिशन सक्सेसफुल हुआ था, उसका कॉस्ट था $75 मिलियन. वो हॉलीवुड मूवी से कम होता है. हॉलीवुड मूवी अगर स्पेस का मूवी बनाएंगे उसके $200-300 मिलियन जाएंगे, और हमने एक्चुअल स्पेसक्राफ्ट को मार्स भेजा $75 मिलियन में. तो ये अच्छी भी चीज़ है क्योंकि ये हमारी क्षमता दिखाता है कि हम कितने कम पैसे में कितना सक्सेसफुली काम कर सकते हैं. और ये बुरी भी चीज़ है क्योंकि बजट इतने कम है, राइट. बजट अगर ज़्यादा होगा तो सोचिए हम और क्या कुछ नहीं कर सकेंगे. तो इट वर्क्स बोथ वेज. इस कम बजट में काम करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि इसरो ने कुछ जुगाड़ ढूंढे हैं कि जैसे जितना हो सके, जो कंपोनेंट हो सके यहीं बना लो या लोकली प्रोक्योर कर लो. ऐसा हमने मंगलयान मूवी में भी देखा कि वो जगह जगह अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते हैं कि ये बना करके दे दोगे क्या. दूसरा ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल जो है कम होता है इसरो में, जो टेक्निकली मुझे नहीं समझ में आया था, मैं समझना चाहूँगा आपसे. देन ग्रेविटी असिस्टेड लॉन्चेस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं फ्यूल असिस्टेड लॉन्चेस से. लेबर आर्बिट्राज का एक एडवांटेज इसरो को रहता है, वो तो नेचुरल है. तो और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, हम अपने मिशन ऐसे प्लान करते हैं कि वो बार बार रीयूज़ हों. अब ये जो 4-5 पॉइंट हैं, ये कैसे इसको डेप्थ में समझना है तो कैसे समझेंगे? उसमें क्या होता है कि हर फेज में आपको मिनिमम कॉस्ट में काम निकालना है. हाँ. तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि हम लोकल प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है. क्यों हम फॉरेन से इंपोर्ट करें कंपोनेंट्स और यहाँ पे फिर उनको असेंबल करें? सबसे अच्छा काम यही कि सब कुछ आप इंडिया भारत के अंदर ही बनाओ, तो उससे हम पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होंगे. तो वेदर इट इज़ रॉकेट फ्यूल हो जिसके केमिकल्स लगते हैं वो हम लोकली प्रोक्योर करेंगे और हम रॉकेट फ्यूल बनाएंगे, या फिर जो रॉकेट के अलग अलग कंपोनेंट्स है उसको हम आउटसोर्स करके भारत के अंदर ही फिर वापस बना के असेंबल करेंगे. कुछ चीज़ों में गोल्ड प्लेटिंग होती है. फॉर एग्जांपल कुछ हीट शील्डिंग होती है, कुछ रिफ्लेक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर गोल्ड लगाते हैं, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है. वी कैन यूज समथिंग एल्स फॉर दैट, तो उसमें काफ़ी कॉस्ट कट हो गया. फिर जैसे आपने कहा कि ग्रेविटी असिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपको चंद्रयान को लॉन्च करना है जो मून पे जाएगा, तो यूएस किस प्रकार से लॉन्च करेगा चंद्रयान जैसा रॉकेट, जैसा सैटेलाइट? वो उनके पास बहुत ही पावरफुल रॉकेट होगा, वो सीधा जाएगा अर्थ के ऊपर से और 3 दिन में या 4 दिन में मून पहुंच जाएगा. अगर हम PSLV पे चंद्रयान को लॉन्च करेंगे 30-40 दिन लगेंगे. उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले उस सैटेलाइट को, स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में डालेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, नॉट सर्कुलर बट इलिप्टिकल ऑर्बिट. फिर उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर मोटर होता है जिससे हम बर्न करेंगे, तो उसका ऑर्बिट धीरे धीरे इलोंगेट होगा, इलोंगेट होता रहेगा. इवेंचुअली इतना इलोंगेट हो जाएगा कि वो मून के साथ कोइंसाइड होगा और फिर वो इट विल बी कैप्चर्ड ग्रेविटेशनली बाय द मून. ओके, तो ये इतना लंबा ऑर्बिट हो गया और ये मून तक पहुंच गया, फिर मून ने उसको कैप्चर कर लिया, तो मून के ऑर्बिट में चला गया. तो इस प्रकार से वी कैन प्ले द गेम बिकॉज वी डोंट हैव पावरफुल रॉकेट्स. ओके, यूएस होगा या फिर फ्रांस होगा या जो भी होगा,
दे विल सेंड अ रॉकेट इन 3 days और 4 days टू द मून. हमारे पास इतना पावरफुल नहीं है, तो हम ऐसे धीरे धीरे करेंगे, बट इट वर्क्स, वी सक्सीड. ये जस्ट लोग इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाए तो ऐसा कहा जाता है कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस इतना बड़ा है कि उसके अंदर सारे के सारे बाकी प्लैनेट्स आ जाएं. तो ये जो ऑर्बिट आपने बताया कि बहुत लंबा होता है, ये इनविसाज या समझ पाना शायद मुश्किल है जब तक ये चीज़ ना समझें हम कि दिस इज डिस्टेंस जो सारे के सारे बाकी प्लैनेट्स को उसके अंदर समा सकता है. मोस्ट लाइकली दैट शुड बी ट्रू, यस, डेफिनेटली. लेकिन फिर भी अगर आप कॉस्मोलॉजिकल स्केल पे देखेंगे तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है. कुछ कितना 384,000 किलोमीटर ऐसा कुछ तो होगा, जो भी होगा. इट्स नॉट अ वेरी बिग डिस्टेंस ओवरऑल, बट या बाकी प्लैनेट्स उसमें मोस्ट लाइकली आ जाएंगे. तो इन अ वे बहुत छोटा डिस्टेंस है, इन अ वे बहुत बड़ा डिस्टेंस है. हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस, उतना दूर जाना. तो या वी हैव, हमने अलग अलग प्रकार से सॉल्यूशंस ढूंढ निकाले हैं हाउ टू गेट दीज थिंग्स डन. मंगलयान भी हमने जब भेजा, हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं था, फिर भी वी मेड इट हैपन. तो इसरो इज एबल टू फाइंड अ वे बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, कि ये सब ऑब्जेक्टिव्स हम किस प्रकार से अचीव करेंगे विद इन द लिमिटेशंस जो हमारे पास है. जो एक बहुत बात हुई कि जैसे जो चंद्रयान की कॉस्ट थी उससे ज़्यादा कॉस्ट थी, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट थी लूना 25 की, जो रशियन मिशन था, जो कि क्रैश हो गया. हाँ, क्रैश हो गया. और हमारे सक्सेसफुल लॉन्च की जो कॉस्ट थी उससे 1/4 थी. थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था सब लोगों को कि अचानक से जो है लूना 25 आउट ऑफ नोवेयर दैट मिशन केम इनटू बीइंग, एंड सिर्फ 2-3 दिन के डिफरेंस पे जो है अर्थ से मून की वो जर्नी जो है मिस करता है. और फिर चंद्रयान जो है पहला एयरक्राफ्ट, पहला स्पेस क्राफ्ट बनता है मून के साउथ पोल को कैप्चर करने के लिए. रशिया टिपिकली इंडिया का दोस्त माना जाता है, तो थोड़े कॉमन लोगों को, लेमेंस को थोड़ा अजीब लगा कि अचानक से इतना बड़ा मिशन क्यों लॉन्च करा और डेट्स इतने प्रिसाइज क्यों थे. तो ये स्पेस एजेंसीज का क्या बीच में कैसे कंपटीशन चलता है, या कैसे बैक एंड पे क्या हो रहा होता है? देखिए, मित्रों के बीच में भी कंपटीशन होता है, ओके. और जियोपॉलिटिक्स में कोई एक्चुअली मित्र नहीं होता है. वी कैन वर्क टुगेदर वेरेवर, जहाँ पे भी आपके इंटरेस्ट्स अलाइन होते हैं. तो अगर आप रूस की बात करेंगे तो 20वीं शताब्दी में यूएसएसआर वाज द नंबर 1 स्पेस प्लेयर अंटिल 1969. 1969 में यूएस ने ह्यूमन बींग्स को मून के ऊपर भेजा. उसके पहले तक जितना भी स्पेस का रेस चल रहा था, यूएसएसआर वाज अहेड. यूएसएसआर ने कितने सारे मिशंस भेजे मून के ऊपर, वीनस के ऊपर उसने उतारा मिशन, बहुत ही एडवांस था. फिर आफ्टर द अमेरिकन्स वेंट अहेड इन द मून, रशिया समहाउ थोड़ा पीछे पड़ गया, पीछे आ गया वो. और उसके बाद लगता है उसका एम्बिशन भी कम हो गया. तो लगता है इस समय रशिया, जब हमने चंद्रयान का लैंडिंग जब हम कर रहे थे, तो उस समय रशिया शायद हमारे साथ compete कर रहा था कि दे वांटेड टू बी बिफोर इंडिया. क्योंकि इंडिया इतना गरीब देश है, वो हमारे से आगे निकल गया अभी 21वीं शताब्दी में. वी शुड नॉट लेट इट हैपन. तो उन्होंने प्रयास किया. शायद उनका मिशन थोड़ा क्या बोलते हैं, इल प्लान था, थोड़ा शॉर्ट, बहुत जल्दी प्लान किया हुआ था, पता नहीं क्या था, बट इट फेल्ड. एंड इट शोज कि कितना डिफिकल्ट है मून के ऊपर लैंड करना और स्पेस एक्सप्लोरेशन करना कितना डिफिकल्ट है. फॉर एग्जांपल 2019 में चंद्रयान 2 का फेलियर हुआ था. बस हम लैंड ही करने वाले थे, फिर उल्टा हो गया वो. हाँ, तो दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग, बट दैट शोज हाउ हार्ड स्पेस इज. तो रशिया भी बहुत समय से कुछ उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन किया नहीं है. तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द गेम, और वो हमारे साथ कम्पीट करने का प्रयास कर रहे थे. अभी रशिया और चाइना का भी कुछ पार्टनरशिप चल रहा है कुछ चीज़ों में. तो ये सब चलता रहेगा. स्पेस रेस इज विनर टेक ऑल रेस, सबको आगे जाना है. जो चंद्रयान 2 की आपने बात करी, बहुत लोगों को लगता है कि चंद्रयान 2 वाज अ टोटल फेलियर. इट वाज नॉट अ टोटल फेलियर जी, नहीं. और क्यों? तो चंद्रयान 2 क्या था? सबसे पहले चंद्रयान 1 सिर्फ ऑर्बिटर था. वो मून के ऑर्बिट में गया और फिर उसने एक प्रोब डाला जो क्रैश हुआ मून के ऊपर डिलिबरेटली. उसमें से जो इजेक्टा निकला, धूल निकली, उसमें हमें पानी मिला. तो चंद्रयान 1 वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जिसने दिखाया पूरी दुनिया को कि मून के ऊपर पानी है. दैट्स चंद्रयान 1. फिर 2019 में हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया. चंद्रयान 2 कम्प्लेक्स मिशन था. उसमें 3 कंपोनेंट थे. एक तो था जो ऑर्बिटर, जो मून को ऑर्बिट करेगा. दूसरा था लैंडर,
और तीसरा शायद रोवर भी था। तो ऑर्बिटर के साथ अटैच था लैंडर। फिर लैंडर का हमने डिटैचमेंट किया फ्रॉम द ऑर्बिटर, उसका अल्टीट्यूड हमने धीरे धीरे उतारा, नीचे किया, और फिर यूजिंग इट्स ओन रॉकेट्स इट वाज सपोज टू लैंड ऑन द मून। और फिर बिल्कुल लास्ट मिनट पे उल्टा हो गया। मैं उस समय टाइम्स नाउ पे था, रात के बीच में। अच्छा, आई वाज कवरिंग दैट ऑन टाइम्स नाउ। उसमें नील डिग्रास टाइसन भी थे उसी प्रोग्राम के अंदर। तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन पूरा फेलियर नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द मून। आई एम श्योर इट इज स्टिल ऑपरेटिंग। तो इट वाज अ पार्शियल सक्सेस, पार्शियल फेलियर। और जो फेलियर हमने एक्सपीरियंस किया उससे हम काफ़ी कुछ सीखे, और इसीलिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि एक दो बार आपको फेल होना पड़ेगा, सो दैट यू विल लर्न द लेसन्स, द हार्ड लेसन्स, जो वापस आप रिपीट नहीं करोगे, जो गलतियां हुई, जो भी हुई थी, राइट। सो इट वाज अ पार्शियल सक्सेस, पार्शियल फेलियर, बट दैट इज हाउ स्पेस गोज। अगर आप देखोगे 1960s और 50s में यूएस ने और यूएसएसआर ने मून के ऊपर मिशंस लॉन्च किए, मेजॉरिटी फेल हुए। कुछ मिशंस तो मून तक पहुंचे ही नहीं, दे मिस्ड द मून, दे शॉट आउट इनटू स्पेस। या दे कंप्लीटली मिस्ड द मून। तो बहुत सारे फेलियर्स थे यूएसएसआर और यूएस के। हमने सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेस पाया मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने का। सो आई थिंक इसरो इज डूइंग ग्रेट ओवरऑल। बहुत लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलता है चंद्रयान 2 के अराउंड कि कुछ जो है साइबर अटैक हुआ था या कुछ ऐसा एस्पियोनाज टाइप का केस था। What's your take on, your personal take on that? My personal take is that it is very possible. Very possible. उस ही समय जब ये चंद्रयान 2 का फेलियर हुआ लैंडिंग का, उसी समय आई थिंक कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें हैक हुआ था अलिजिडली, भारत का। ओके, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये चंद्रयान 2 को सबोटाज किया किसी ने somehow। क्योंकि देखिए, अगर आपको एक लैंडिंग करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द स्पेसक्राफ्ट एटलीस्ट। आपको उस स्पेसक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट करना है एटलीस्ट अंटिल अ सर्टेन एल्टीट्यूड। और फिर अचानक से ये उतर रहा है, और ये उल्टा कैसे हो गया, फॉर व्हाट रीजन? सो कुछ तो गड़बड़ है which seems suspicious to me। अभी भी मुझे सस्पिशन है कि किसी ने कुछ सबोटाज किया होगा। मे बी चाइना ने किया होगा, मे बी किसी और ने। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है इसका। सो एंड ये इंडियन एक्सप्रेस कंफर्म कर रहा है इसमें कि नॉट ओनली कांदकुलम, इसरो टू वाज अलर्टेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच। देयर इज मोर टू दैट, probably which will never come out. ये सब चीजें रिवील नहीं होती है, बट द डेट्स आर कोइंसाइडिंग। Yes, and like what was your reaction when you were live and you saw कि चंद्रयान 2 फेल हो गया? बहुत डिसअपॉइंटिंग। सबकी शक्ल ऐसी हो गई थी, मुझे याद है। उस समय पता नहीं था कि ये सब हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी अटैक और व्हाटएवर। उस समय कुछ पता नहीं था, बाद में मालूम पड़े ये सब। लेकिन उस समय वी वर ऑलमोस्ट देयर, बस 100 मीटर की बात थी शायद, जब ये उल्टा हो गया। और आई कुड सी ये क्या है, उल्टा क्यों हो गया है। सो देन इट वाज क्लियर कुछ गड़बड़ हो गया है। सो यू कुड सी कि ये नेचुरली कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। बिल्कुल। सो विच मीन्स कि किसी भी देश के स्पेस प्रोग्राम या इसरो को आगे बढ़ने के लिए साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा डोमेन है जहां पर हमें सफलता हासिल करनी पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी, काउंटर एस्पियोनाज, हर चीज़ में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपका देश अच्छा काम कर रहा है इन स्पेस, आपके जो शत्रु है वो चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से आपको पीछे रखे। दे कैन ट्राई टू सबोटाइज योर प्रोग्राम, दे कैन हैव स्पाइज इन योर प्रोग्राम, they can do cyber security, I mean they can do hacking attacks, अलग अलग प्रकार के काम करेंगे वो to keep you behind, to make you fail। तो हर चीज़ में हमें अलर्ट होना पड़ेगा। आई एम श्योर वी आर डूइंग दैट, ऑफ कोर्स। सो मैं जब कॉस्ट एफिशिएंसी की इसरो की बात आती है, तो इसरो बहुत एफिशिएंट माना जाता था, और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता था तब तक जब तक SpaceX नहीं आया था। जी हाँ। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो PSLV से जो पेलोड स्पेस में जाता है उसकी कॉस्ट $4200 से $6600 पर केजी ओके मानी जाती थी, जबकि जो US की कॉस्ट थी वो अराउंड $25,000 पर केजी होती थी, और चाइना की अराउंड $10,000 पर केजी। तो हम बहुत अच्छा कर रहे थे उस हिसाब से। जब SpaceX Falcon 9 आता है तो उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी मानी जाती है $2720 पर केजी। बिल्कुल। क्यों है ऐसा? क्या इतना गेम चेंजर उन्होंने किया।
ये इलॉन मस्क ने कहा, देखिए वो रॉकेट एक्सपर्ट नहीं था, उसने एक पीएचडी शुरू किया था फिजिक्स में, छोड़ दिया उसने 3 दिन के बाद। उसका बैकग्राउंड है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ऑल दैट। तो उसके पास पैसा था, उसने एक जिप एक्स कुछ तो कंपनी बनाया था जिसमें से उसको काफ़ी पैसा मिला था। पेपाल, हाँ, it was part of PayPal also। हाँ। तो उसने काफ़ी पैसा बनाया था और उसको कुछ नया करना था, तो उसने कहा कि मैं एक स्पेस कंपनी बनाऊंगा, आई विल स्टार्ट अ कंपनी अबाउट रॉकेट्स। और फिर उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा वेस्टेज कहाँ पे होता है, और क्लियर बात है कि सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है बूस्टर्स में, क्योंकि आपका रॉकेट जो जनरली जो रॉकेट होते हैं वो मल्टीपल स्टेज के होते हैं। फर्स्ट स्टेज का कुछ फ्यूल होता है, वो खत्म होने के बाद फर्स्ट स्टेज को छोड़ देंगे, इट विल गो एंड फॉल इनटू द ओशन। उसके बाद सेकंड स्टेज जलेगा, वो कुछ मिनट तक जलेगा, उसका फ्यूल खत्म होते ही उसको भी डाल देंगे, वो गिरेगा ओशन के अंदर। फिर तीसरा स्टेज एंड सो ऑन। तो कितना सारा वेस्टेज हो रहा है। आप एक बार एक लॉन्च करने के लिए पूरा नया बूस्टर बनाते हो, पूरा नया स्टेज बनाते हो, काफ़ी महंगा होता है वो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसका सिर्फ पानी में डाल देते हो, इट इज़ नेवर रिकवर्ड। तो इलॉन मस्क ने कहा कि अगर रॉकेट इस तरह से ऊपर जा सकता है तो उसी प्रकार से लैंड क्यों नहीं हो सकता। न्यूटोनियन मैकेनिक्स सेज दैट इफ यू कैन डू दिस यू कैन गो कम बैक इन अ कंट्रोल्ड फैशन। तो उसने कहा कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा, और सब उसके ऊपर हंसे कि तुम क्या बात कर रहे हो, इतने दशकों से रॉकेट्स बन रही है दुनिया में, किसी ने ये बनाया नहीं है, और तुम आउटसाइडर हो, तुम बनाओगे। बनाया उसने बनाया। तो उसने रीयूजेबल बूस्टर्स बनाए, काफ़ी सारे फेल हुए, काफ़ी सारे लैंडिंग्स एक्सप्लोड हुए, बट इवेंचुअली इट सक्सीडेड। अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी बनानी है, बिल्कुल नई, यू हैव टू बी एबल टू टॉलरेट फेलियर 7, 8, 9 टाइम्स, उसके बाद इट विल वर्क। अभी उसके रॉकेट्स हमेशा लैंड होते हैं, बूस्टर्स, दे नेवर एक्सप्लोड। अभी उसके पास शिप्स है इन द ओशन, शिप के ऊपर लैंड होता है। तो अगर आप इतना सारा कॉस्ट सेव कर रहे हो, विच वॉज अर्लियर जस्ट बीइंग वेस्टेड, तो ऑब्वियसली आपका पर किलोग्राम लॉन्च प्राइस बहुत कम आ जाएगा। तो उसने ये इनोवेशन किया है, और भी बहुत सारे इनोवेशंस किए उसने, इन टर्म्स ऑफ साइज, टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ रॉकेट इंजन्स, हर चीज़ में उसने इनोवेशंस किए हैं। उसने खुद नहीं किए होंगे, उसके इंजीनियर्स ने किए होंगे, लेकिन द क्रेडिट गोज टू हिम, सारे आइडियाज उसके हैं। इसलिए स्पेस एक्स हैज़ बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल रॉकेट कंपनी इन द वर्ल्ड। इतने ज़्यादा लॉन्च कोई नहीं करता है, नासा भी नहीं करता है, कोई नहीं करता है। और सबसे पावरफुल रॉकेट जो दुनिया का आज है वो भी उनका है, और हफ्ते में 2-3 लॉन्च करते होंगे वो, दे आर ऑलवेज लॉन्चिंग। और उन्होंने स्पेस को कमर्शलाइज किया है थ्रू स्टारलिंक। तो स्पेस में भी बहुत कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज है अगर आपके पास वो विजन है तो इसलिए स्पेस एक्स हैज कंप्लीटली लीप फ्रॉग्ड इसरो ने इनोवेशन नहीं किया है। अब इनोवेशन क्यों नहीं किया है? क्या हमारे इंजीनियर्स में वो क्षमता नहीं है इनोवेशन करने की? बिल्कुल है, लेकिन अप्रूवल नहीं है। इसरो का जो डायरेक्शन होता है कि भाई इस साल में आप ये काम करोगे, ये ऊपर से आता है। इसरो के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट डिसाइड नहीं करते कि आज इस साल हमारे क्या मिशन होंगे, ये सब पहले से प्री प्लान होता है, और इट लुक्स लाइक इनोवेशन नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई नया टेक्नोलॉजी टेस्ट करना है तो इट शुड नॉट टेक यू 7-8 ईयर्स, उसमें आप 5 टेस्ट करोगे। आपको 5 महीने में 7-8 टेस्ट करने हैं। जितने रॉकेट फोड़ने उड़ाओ, बट कीप टेस्टिंग, कीप इम्प्रूविंग, दैट वे यू विल एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस, और 1 आध साल में आपका काम हो जाएगा। जब इलॉन मस्क ने कहा कि मैं स्टारशिप बनाऊंगा, उसका सबसे पहला जो रॉकेट था स्टारशिप प्रोटोटाइप, इट लुक लाइक दिस, डब्बा था वो, ओके। लेकिन 3 साल या 4 साल के अंदर उसके पास प्रॉपर स्टारशिप था। अभी भी स्टारशिप में प्रॉब्लम्स है, अभी भी एक्सप्लोड होता है, बट इट्स गोना मेक इट वर्क। इट वाज अ कैन, ये डब्बा था उसके पास, ये पहला प्रोटोटाइप था। हाँ, इसको उसने लॉन्च किया था। इट हवर्ड, इतना ऊपर गया, हवर किया, वापस उतर गया वो, बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट। दैट्स हाउ यू स्टार्ट। सो इट डजंट हैव टू लुक ग्लैमरस, इट डजंट हैव टू लुक ग्रेट। आपको कहीं से किसी एक स्टेज से स्टार्ट करना है, फिर उसको आपको जल्दी इटरेटिवली इंप्रूव करना है। सो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ स्पेस एक्स। बहुत अग्रेसिवली टेस्ट करते हैं, बहुत सारे रॉकेट्स को फोड़ते हो, बट इवेंचुअली द प्रोग्रेस इज वेरी फास्ट। इसलिए कुछ ही सालों में स्पेस एक्स इतना बड़ा बन गया है। सारे के सारे नासा के इंजीनियर, सारे के सारे एक्स एस्ट्रोनॉट्स उसके ऊपर हंस रहे थे। आज को नजर आए। एक बार फैल्कन 9 और दिखाना, उसका लैंडिंग। सो अब ऐसा दिखता है, वो कैन का डब्बा जो था वो स्टारशिप ये बन गया है अभी। हाँ,
वहां से उनकी उनकी इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो कैसा है ये। हाँ अभी देखिए देखिए इसका लैंडिंग देखिए, गिर रहा है अभी ये। जो पहले ये ओशन में गिरता था ये हाँ, फायर हो गया। अब अभी देखो उतरते हुए उतर रहा है वो, और उसने फायर किया अपना रॉकेट वापस। सीधे शॉक वेव्स। अभी इसका कैप्चर देखो कैसे होता है। बिल्कुल प्रिसाइजली वहां पर बीच में आके उतरेगा वो, और जमीन पे टच नहीं करेगा। देखो देखो इसने जिसके जो आर्म्स है उसने उसको कैप्चर कर लिया। वाओ, ये लो, वाओ वाओ। और इंजन बंद, एवरीथिंग सेफ एंड साउंड। और ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर जो सामान लगा हुआ है वो सामान अपने आप में जो है करीब $100 मिलियन का सामान होता है जो बच गया अब। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत महंगा होता है ये सब। हाँ, बहुत महंगा होता है, सोचिए। वाओ वाओ। दिस इज इंजीनियरिंग। सो इसमें एक इसरो का भी टेस्ट हुआ है रीलैंडिंग का। सो ये अगेन जैसे हमने वो कैन का डब्बा देखा वैसा ये एक इसरो का प्रोग्राम है जहां पर वो वापस से कैसे रीलैंड करेगा। जी जी जी। उस पे 3 टेस्ट अभी हुए हैं। तो इसमें 4.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से वापस आकर के, बट ये कहा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल रीलैंडिंग है। ये बेसिकली स्पेस शटल वाला प्रोटोटाइप है। हाँ, जो अमेरिका के पास स्पेस शटल हुआ करता था, चैलेंजर, कोलंबिया, अटलांटिस, ये जो स्पेस शटल थे दे वुड लॉन्च वर्टिकली। वर्टिकली लॉन्च होते थे और उनका मिशन होता था 7-8 दिन का। उसके बाद वो उस तरह से उतरते थे लाइक अ प्लेन ग्लाइडिंग। हाँ, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। हाँ, बट ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम वर्टिकल रीलैंडिंग नहीं कर पाएंगे तब तक हम स्पेसएक्स से कॉस्ट एफिशिएंसी पे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। क्या फर्क होता है वर्टिकल लैंडिंग और हॉरिजॉन्टल लैंडिंग में? देखिए ये जो हमने देखा, ये जो रियूजेबल प्लेन, हाँ, स्पेस प्लेन, उसका पेलोड कैपेसिटी कम होता है। अगर आप वर्टिकल रॉकेट लॉन्च करोगे उसका पेलोड कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। सो यू कैन चार्ज लेस पर किलोग्राम इफ यू आर लॉन्चिंग वर्टिकली। अगर इसको हमने स्पेस प्लेन को हमने लॉन्च किया और उतारा तो उसका पेलोड कैपेसिटी इतना होता नहीं है। सो बेसिकली इट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात है ये। तो हेवी सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर पाओगे आप इस टेक्नोलॉजी के साथ। ये जो स्पेस प्लेन है उसका अलग ही पर्पस होता है। इट मे बी फॉर मिलिट्री पर्पसेज और व्हाटएवर, और मे बी रिसर्च पर्पसेज। लेकिन अगर आपको हेवी ड्यूटी लॉन्चेस करने हैं तो यू नीड टू हैव रीयूजेबल बूस्टर्स। तब जाके आपका कॉस्ट बहुत कट होगा एंड यू कैन बी कंपैरेटिव विद स्पेसएक्स। जो एक इसरो की बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई वो ये मानी गई कि 2017 में जब हमने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिए, जिसका प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड रशिया के पास था जो करीब 35-40 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करे थे एक साथ, 37 इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। और उसके अगेंस्ट 104 सैटेलाइट क्विक सक्सेशन में एक साथ इसरो ने लॉन्च करे थे। कितना बड़ा अचीवमेंट था ये इंडिया के लिए और कितना मुश्किल होता है ये। जब ये हुआ था तो मैंने ट्वीट किया था कि इंडिया हैज MIRV टेक्नोलॉजी। अच्छा, हाँ, मैं यूजर्स के लिए बता दूं, MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई मिसाइल है जो स्पेस ऑर्बिट में जाकर के वापस री एंट्री पे स्प्लिट हो जाती है और 12, 15, 8 अलग अलग जगह गिर सकती है। वॉरहेड्स यानी कि आप एक साथ एक ही मिसाइल से 12 सिटीज डिस्ट्रॉय कर सकते हो न्यूक्लियर। तो वो जो है उसको MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जब 104 सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च करी तब आपने ट्वीट करा था कि इंडिया हैज MIRV टेक्नोलॉजी। 2017 में आपने ये ट्वीट कर दिया था। जो अभी हाल ही में कंफर्म हुई है। 10 साल बाद 9 साल बाद। तो कैसे, ये क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? बात तो एक ही है। देखिए, अगर आपने रॉकेट को ऑर्बिट में लिया और वहां पे आपने 104 सैटेलाइट्स रिलीज किए तो आप थोड़ा सा लेट करो, थोड़ा सा अंदर आने के बाद रिलीज करो, एक ही बात है। हाँ, री एंट्री होने के बाद उसको अगर आपने रिलीज किया, हाँ, तो एग्जैक्टली वही चीज हुई ना। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से तो वही कर रहे हो आप कि आप एक ही रॉकेट पे के ऊपर से 104 या 103 पेलोड्स अलग अलग डायरेक्शंस में, स्पेसिफिक डायरेक्शंस में रिलीज कर रहे हो, और डिजायर्ड स्पीड पे, डिजायर अल्टीट्यूड्स पे, डिजायर ट्रेजेक्टरीज में, डिजायर ऑर्बिट्स में। हाँ, तो उसी चीज को थोड़ा डिले कर लो और रॉकेट को री एंटर होने दो एटमॉस्फेयर के अंदर और फिर रिलीज करो डिजायर्ड डायरेक्शंस में। तो MIRV हो गया। वही बात है। वाओ, इट्स द सेम थिंग। हाँ। तो
सो बेसिकली आपने पूछा कि हाउ सिग्निफिकेंट वाज दिस थिंग कि हमने 104 सैटेलाइट्स रिलीज किए फ्रॉम अ सिंगल लॉन्च. डेफिनेटली बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था. सैटेलाइट्स बहुत बड़े नहीं थे ऑब्वियसली, बट दैट्स फाइन. हमने कितना प्रिसाइज मनूवर किया, कितना कम्प्लेक्स मनूवर किया, और सारे सैटेलाइट्स को हमने सक्सेसफुली रिलीज किया इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. उसके बाद हमने क्या किया उसके बारे में? डिड वी टेक इट फॉरवर्ड? नहीं. यही प्रॉब्लम है. अभी आज स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च करता है. जरा देखिए कितने स्टारलिंक्स और सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं एक साथ. अभी इन्होंने तो उसको रूटीन बना दिया है. दे आर रूटीनली लॉन्चिंग दीज स्टारलिंक सैटेलाइट्स. उन्होंने ऑलरेडी 3-4 हज़ार तो लॉन्च कर दिए होंगे स्टारलिंक सैटेलाइट्स. अगर आपको एक लॉन्च में एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, आपको 4,000 रॉकेट्स लॉन्च करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आप एक साथ 60 या फिर 30 लॉन्च कर रहे हो एक साथ, तो आपको कम रॉकेट्स लॉन्च करना पड़ेंगे. सो इट्स ऑब्वियसली इकोनॉमिकल दैट वे. तो हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, एक बार दिखाई हमने. उसके बाद हमने क्या किया उसके साथ? टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती है, उसको यूज करना पड़ता है. सो व्हाई आरंट वी यूजिंग दीज कैपेबिलिटीज? ये मेरा प्रश्न है. एक इसमें मैं स्टार्ट दूंगा कि इसरो ने एक अपना सैटेलाइट लॉन्च का सब्सिडरी बनाया. उस सब्सिडरी ने आज तक $430 मिलियन का रेवेन्यू करा है बाय लॉन्चिंग सैटेलाइट फॉर अदर कंपनीज, बाय लॉन्चिंग सैटेलाइट फॉर अदर कंट्रीज. पैसा लेते हैं वो सैटेलाइट लॉन्च करने, कमर्शियल लॉन्च है, कमर्शियल लॉन्चिंग. और $430 मिलियन का रेवेन्यू कमाया उन्होंने आज तक जी इससे. सो हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हमने वही सेम चीज़ बार बार करके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल एक इसरो के लिए बना लिया. लेकिन उसको, उस टेक्नोलॉजी को फर्दर एडवांस करने के लिए क्या क्या हुआ, ये थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे. बट हाँ, ये मैं एक चीज़ इसरो के डिफेंस में मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद इसरो स्पेसएक्स से नहीं कॉम्पीट कर पा रहा, पर शायद दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी भी स्पेसएक्स से कॉम्पीट नहीं कर पा रही है. ऐसा क्या यूनिक कर रहा है स्पेसएक्स? स्पेसएक्स के पास पैसा है, और स्पेसएक्स के पास विजन है, और स्पेसएक्स बहुत ही हार्डकोर इंजीनियरिंग कर रहा है इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. क्योंकि उनके पास ये, उनका बॉस जो है वो सोता नहीं है, और किसी को सोने भी नहीं देता है. उसके बहुत ही अग्रेसिव डिमांड्स होते हैं, बहुत अग्रेसिव स्केड्यूल्स होते हैं. वो कहेगा कि कल नेक्स्ट मंथ हमें लॉन्च करना है, दिस वीकेंड इट शुड हैपन, एंड इट हैपन्स. अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दैट. तो उसके स्केड्यूल्स बहुत ही पनिशिंग होते हैं, बहुत ही अग्रेसिव होते हैं. उसके पास पैसे भी है ऑब्वियसली, लेकिन ही इज वन इंडिविजुअल, वी आर अ कंट्री. यस. तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? there is that thing lacking, right? That thing is lacking. So obviously SpaceX से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. That one individual, एक प्राइवेट आदमी ने इतना बड़ा कंपनी बना के रखा है, and he is out competing everybody today. तो बेसिकली हमारा जो मॉडल है कि इसरो ने कोई सब्सिडरी बनाई है which has earned $400 million by launching satellites for other countries. उसमें आपने इनोवेट क्या किया है? हमारा आईटी सेक्टर है, वो 50 साल से वही चीज कर रहा है कि आउटसोर्स करेगा. वो एसेंशियली सर्विसेज को कर रहा है. इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, टू द यूएस. कोई नया प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहा है हमारा आईटी इंडस्ट्री. इट इज ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज, साइबर कूली वर्क. तो इसरो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. व्हाई डोंट यू इनोवेट, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट? अभी इसरो के जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट है वो डेफिनेटली करना चाहेंगे. हर इंजीनियर कुछ करना चाहता है, कुछ नया करूं मैं, लेकिन बजट का कंस्ट्रेंट है और ऑथोराइजेशन का कंस्ट्रेंट है. एक और आपको ऐसा लगता है कि द कॉस्ट ऑफ फेलियर, इसरो का अगर कोई मिशन फेल करता है तो वो नेशनल हेडलाइंस, पब्लिक सेंटिमेंट उसमें जुड़ जाता है. स्पेसएक्स जैसे आपने बताया कि शायद हर हफ्ते उनका कोई मिशन फेल होता होगा, बट दे जस्ट डोंट केयर. तो एज अ कंट्री, एज सिटीजन्स, डू वी ऑल्सो, क्योंकि एक मिशन जब फेल होता है तो फिर हेडलाइन बन जाती है कि इतने करोड़ का ये मिशन था, क्या इंडिया को इतना पैसा बहाना चाहिए? तो अकाउंटेबिलिटी हमने बहुत हाई रखा हुआ है क्या इसरो पे? ये यू आर मेकिंग अ वेरी गुड पॉइंट. ये सच बात है कि हमारे कंट्री का एटीट्यूड ये है, वी डोंट टॉलरेट फेलियर. फेलियर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ सक्सेस. अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो कभी आप सक्सीड भी नहीं कर पाओगे. और भारत में जो मीडिया है वो सिर्फ हेडलाइंस चेंज करती है. अरे आज ये हो गया, आज वो कंट्रोवर्सी हो गई,
तो अगर कुछ सक्सेसफुल होता है तो उसको भाई आप नेशनल प्राइड की बात बना दोगे, कुछ फेलियर हुआ तो नेशनल मॉर्निंग हो गया। अरे आप सोचिए, ये लंबा स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, वी मस्ट हैव अ 50 ईयर 100 ईयर प्रोग्राम, 100 ईयर विजन, और उसमें कुछ फेलियर्स हो गए, कुछ सक्सेस हो गए। आप व्हाई डोंट यू फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक प्लान? फॉर एग्जांपल इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कलपक्कम में हमने नया स्टेज 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, पूरी मीडिया सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन डिड दे एवर शो द एंटायर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान कि हमारे सिविलाइजेशनल सॉवरेंटी और नेशनल सॉवरेंटी में इसका क्या महत्व है और किस प्रकार से इतना लंबा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, उसके ऊपर उन्होंने कभी कुछ विश्लेषण किया है? नहीं किया है। They will हमने simply, पॉडकास्ट करा है इस पे, आप लोग देख लेना। हाँ, तो दे विल ओनली चेज हेडलाइंस, दे विल चेज क्लिक्स, दे विल चेज व्यूज, लेकिन वो एजुकेट नहीं करेगा पब्लिक को कभी कि भाई इस कभी कभी यू नीड टू हैव फेलियर्स ऑल्सो, वी हैव टू बी एबल टू टॉलरेट फेलियर्स एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। तो द मीडिया इज अ मेजर कल्प्रिट इन दिस। मीडिया इज प्रॉब्ली इलिटरेट इन इंडिया, पता नहीं क्या सिचुएशन है। तो इसलिए भारत के लोग उनको इस प्रकार का फेलियर बिल्कुल भी स्वॉलो नहीं किया कर पाते। वो एक बहुत अच्छी बात याद आई मेरे को, आपने जब ये बोला। मैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के साथ कंसल्टिंग करता हूँ, एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग KPI दिखाई दिया रिसेंटली एक बहुत बड़े स्टार्टअप में। उन्होंने कहा कि अगर मेरी लीडरशिप टीम का फेलियर रेट लेस देन 10% है, I penalize that. Something is wrong with them. Yes, because they are not taking enough risk. अगर वो 10% भी फेलियर नहीं कर रहा है पूरे साल में, तो मतलब something is wrong. Yes. फेलियर रेट 25% से ज्यादा है तो कुछ दिक्कत है, लेकिन 10% से भी कम है तो भी दिक्कत है। तो इतना एक हेल्दी फेलियर रेट भी होना चाहिए बिल्कुल। एक अच्छे इनोवेटिव एनवायरनमेंट में, जो कि इसरो में फेलियर रेट काफी कम है। तो शायद उसको मैं जोड़ करके देखूं तो आपको लगता है कि हम कम रिस्क ले रहे हैं एज अ स्पेस एजेंसी? आई थिंक इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट और द बॉसेस ऑफ इसरो। इसरो टेक्स ऑर्डर फ्रॉम अबव, द फॉल्ट लाइज अबव। और ऐसा नहीं कि इसरो में फेलियर कम है, अभी लास्ट 2 PSLVs फेल्ड। हाँ, वहां पे भी कुछ गड़बड़ है, उसकी भी हम बात करेंगे और नाविक की भी बात करेंगे, क्योंकि PSLV कभी फेल नहीं होता है। अभी अचानक से 2 कंसेक्यूटिव फेल हो गए, वो भी मिलिट्री सैटेलाइट्स को लेके जा रहे थे। सो समथिंग इज फिशी। उस पे भी आते हैं, अभी उस पे भी आते हैं कि क्या वो हुआ, क्या है, कौन से सैटेलाइट्स थे और क्या फेलियर हो सकता है उधर। बट इसरो को एक तरीके से ग्लोबल साउथ के जियोपॉलिटिक्स के एक वेपन कह लीजिए या एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो किसी भी जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से US की लॉन्च सर्विसेज या रशिया की लॉन्च सर्विसेज नहीं यूज़ कर सकते, या किसी वजह से वो अपने प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते US या रशिया, उनके लिए इसरो एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव बन करके आ रहा है, क्योंकि इसरो ने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ के लिए लॉन्चेस करे हैं। सो आपको लगता है कि इसरो एक जियोपॉलिटिक्स में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, स्पेस प्रोग्राम इज सेंट्रल टू एनी जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और इसरो डेफिनेटली बहुत बड़ा कंपोनेंट है भारत की जियोपॉलिटिकल पॉलिसी का, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का। क्योंकि देखिए, जो 21वीं शताब्दी है, ये पूरी टेक्नोलॉजी की शताब्दी है, ओके। और 21st सेंचुरी में जो 2 या 3 देश होंगे who will lead the world in the space race, they will decide the future of humanity. तो इसरो इज डेफिनेटली इसरो का रोल बहुत महत्वपूर्ण है जियोपॉलिटिकल फॉर इंडिया, क्योंकि स्पेस इज द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड। स्पेस अभी बहुत बड़ा मून रश चल रहा है, लाइक वी डिस्कस्ड, एवरीबडी वांट्स टू रिटर्न टू द मून। और स्पेस जो अपना ऑर्बिटल स्पेस है, वो भी अभी कंटेस्टेड एनवायरनमेंट बन रहा है। इट इज बिकमिंग मिलिटराइज्ड, स्पेस इज बिकम मिलिटराइज्ड। तो अगर इसरो हमारे पास एक क्या कहते हैं एसेट है, तो वो जियोपॉलिटिकल एसेट है डेफिनेटली। और जब आप बात करते हो कि अबाउट अदर कंट्रीज, ग्लोबल साउथ एंड ऑल, देखिए ग्लोबल साउथ डजंट मैटर अनलेस दे आर पावरफुल, अनलेस दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज। और भारत ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा देश है, यू कैन से। तो अगर हम किसी की कुछ सहायता कर सके, फॉर एग्जांपल हमने कुछ साउथ एशियन सैटेलाइट ऐसा कुछ तो लॉन्च किया था रिसेंटली, ठीक है, गुड। बट मेरा मानना है ये है कि हमारा कोई एसेट अगर है तो वी शुड यूज इट फॉर आवर ओन बेनिफिट, फॉर ओन पर्पसेस। कभी कभी कुछ सहायता कर दो, लेकिन नॉट वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है, ऑन हेल्पिंग पीपल फॉर फ्री।
देखिए हम सबको हेल्प करते हैं फ्री के लिए. रिसेंटली तुर्की में अर्थक्वेक्स हुए थे, हमने उनको हेल्प किया. तुर्की ने क्या जवाब दिया? पाकिस्तान को सपोर्ट किया. देयर इज नो नीड टू डू ऑल दिस थिंग. ये जो सॉफ्ट पावर के पीछे हम भागते रहते हैं, फॉरगेट सॉफ्ट पावर, बिल्ड हार्ड पावर. जो इसरो ग्लोबल साउथ स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, डू यू थिंक कि वो चाइना के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी लोकल स्ट्रैटेजी है? नहीं. देखिए हमारे पास एक सो कॉल्ड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है. जब भी कहीं पे बाढ़ आती है बांग्लादेश में, या फिर नेपाल में भूकंप होता है, या फिर मालदीव्स में पानी की कमी होती है, हम जाके उन सबको हेल्प करते हैं फ्री में. और बाद में क्या होता है? दे गो एंड प्ले विद चाइना. तो किसी को कुछ आप फ्री में देते रहते हो, दे विल नेवर वैल्यू इट. मेरा ये मानना है कि ये सब फ्री में किसी को हेल्प करना, उससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता है. अगर आपको एक सब कॉन्टिनेंट चाहिए, क्लोज नेबरहुड चाहिए, विच इज़ कोऑपरेटिव विथ यू, यू हैव टू बी फियर्ड. यू हैव टू बी फियर्ड. अगर आपसे लोग डरेंगे तो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे. मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको जाके मारो, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई इसके साथ वी कैन प्ले दिस गेम्स. तो हमारा पॉलिसी हमेशा गांधीयन पॉलिसी रहा है. फ्री में सब दे दो, फ्री में सबकी मदद करो, बाद में वो चाटा मारेगा तो भी दूसरा गाल दो. आई थिंक, और फिर भी वही बात है ना, हमने नेपाल को फ्री में हेल्प किया आफ्टर द अर्थक्वेक, फिर भी नाउ दे आर इन द आर्म्स ऑफ चाइना. मालदीव्स को हमने कितनी बार हेल्प किया है, दे हैव आल्सो प्लेड विद चाइना. श्रीलंका में जो प्रॉब्लम होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वी विल गिव देम $1 billion क्रेडिट लाइन, बाद में दे विल गो एंड प्ले विद चाइना. तो इससे कुछ फायदा नहीं होता है. आई डोंट सी एनी रियल आउटकम ऑफ दीज थिंग्स. इसरो की अगर कुछ कैपेबिलिटीज है लिमिटेड, वी शुड यूज देम फॉर आवर ओन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट. आपको लगता है रिसेंट कुछ सालों में जो है ये चेंज हुआ है, इतना सॉफ्ट स्टैंड जो है वो थोड़ा सा हार्डन हुआ है रिसेंट ईयर्स में? आई थिंक रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा हार्डनिंग हो रहा है. इट इज़ गुड टू सी. अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए. और ये ट्रांजिशन इज इट फास्ट इनफ? ये जो बहुत ही सॉफ्ट पावर से थोड़ा हार्ड पावर में ट्रांजिशन कर रहे हैं, या ये जियोपॉलिटिकल स्केल पे स्लो दिखाई देता है आपको? नहीं, आई थिंक ट्रांजिशन ठीक ठाक हो रहा है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट ट्रांजिशन है, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग. ओवरऑल वी हैव हार्डन, हमने काफ़ी हार्डन किया अपना स्टांस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. मैं देखता हूँ कि जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स फॉरेन मिनिस्ट्री से आज के डेट में जितने क्लियर स्टैंड्स आते हैं, उतने शायद पहले नहीं आते थे. शायद नहीं. यस, हाँ, लास्ट 5-6 ईयर्स में काफ़ी चेंज हुआ है. एंड मोर देन स्टेटमेंट्स, आई वुड लाइक टू सी एक्शंस. देखिए शब्द तो आप कुछ भी बोल सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. आपके एक्शंस क्या है वो दिखने चाहिए. द एक्शंस हैव टू बी हार्ड. सो क्योंकि हम इसरो की कॉस्ट एफिशिएंसी एडवांटेज पे बात कर रहे हैं, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि रीयूजेबिलिटी कितना ज़रूरी है, तो इसमें इसरो चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया. उन्होंने बोला, स्पेसएक्स हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस दिस थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन. इसरो इज एट द बिगनिंग ऑफ दैट लर्निंग कर्व. ही इज़ राइट. मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप साल में 5 रॉकेट लॉन्च करोगे विथ रीयूजेबल बूस्टर्स, इट इज़ नॉट गोना बी इकोनॉमिकल. अगर आप साल में 500 लॉन्च करोगे एट स्केल, देन यू कैन मेक इट वेरी 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 चीप. इकोनॉमी ऑफ स्केल. मैं नहीं कह रहा हूं कि 500 लॉन्च करो भाई, 50 तो लॉन्च करो, देन यू कैन ब्रिंग द कॉस्ट्स डाउन. अगर आप साल में सिर्फ 5 आइटम बना रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट मोर. आपको अलग अलग जगह से प्रोक्योर करना पड़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगी. लेकिन अगर आप बल्क ऑर्डर दोगे हर चीज़ का, तो आपके कॉस्ट भी कम आ जाएंगे, और आप इतनी बार उसको यूज़ करोगे, यू विल इम्प्रूव इट वेरी फास्ट. एक ना सवाल एज अ लेमैन मन में आता है. इंडिया में ना एशिया में सबसे पहले हमने एक जहाज़ बना लिया था, पूरे एशिया में सबसे पहले. उसका नाम था मारुत. उसको बनाने के लिए हम एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जर्मन साइंटिस्ट को ले आए थे इंडिया. उनको बनाना आता था, और उनको जो है ऑन आवर पेरोल हमने जो है मारुत बनवाया, और इंडिजीनियस स्पेसक्राफ्ट इन लाइक 50s अर्ली 60s, राइट. और जो लोगों ने मैं उन लोगों के साथ कुछ पॉडकास्ट करे हैं जिन्होंने वो जहाज़ उड़ाया था, और वो कह रहे थे कि वो वर्ल्ड क्लास जहाज़. बिल्कुल. तो आज अगर स्पेसएक्स में ये टेक्निकल नो हाउ है, हम क्यों स्पेसएक्स के लोगों को हायर नहीं कर सकते? वी कांट अफोर्ड देम. गवर्नमेंट सैलरी नहीं देगी उनको. इसरो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट नहीं. इसरो के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की सैलरी जरा देखिए कितनी होगी. तो और हम एक्सेप्शन नहीं क्रिएट कर पाएंगे. इट इज हॉरिबल. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाली सैलरी मिलती है उनको, कोई इंसेंटिव ही नहीं है काम करने का.
सरकारी सैलरी मिलती है उनको। आई थिंक उस सैलरी में जो हमारे साइंटिस्ट काम करके दिखा रहे हैं, मतलब जबरदस्त है वो। तो हमने 1960s में आई थिंक कर्ट टैंक टैंक को कहा था कि प्लीज मेक अ डिजाइन फॉर अस। ऑब्वियसली वी पेड हिम फॉर दैट, फ्री में नहीं था। तो उसने वर्ल्ड क्लास फाइटर प्लेन का डिजाइन बना के दिया हमको, वो था मरुत। yes. फिर हमने क्या किया कि हमने उसमें लो पावर्ड इंजन डाला। सो वर्ल्ड क्लास फाइटर प्लेन विथ वीक इंजन्स। और फिर उसको कुछ साल में वी किल्ड इट ऑफ। वी शुड हैव कंटिन्यूड दैट। उसको Yes. हमको इम्प्रूव करना चाहिए था। हाँ. आज हमारे पास 7-8 वर्जन होते हैं उस चीज के, वर्ल्ड क्लास 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर प्लेन होते हैं। वी किल्ड इट ऑफ बिकॉज वी वांटेड टू इंपोर्ट, क्योंकि पैसा मिलता है इंपोर्ट करने से allegedly। तो ये सब हमारा होता है। You see, that's the problem. That's why India doesn't progress. हालांकि मेरे को मारुत की स्टोरी जब भी मैं सुनता हूँ मुझे थोड़ा दुख होता है। बिल्कुल, क्योंकि शायद हम आज राफेल टाइप का एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल यही तो है, अगर हमने मारुत पे के बेस पे काम करा होता। जी हाँ। सो एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बात होती है, क्योंकि ISS डीकमीशन होगा 2030 में, तो एक वाइट स्पेस अवेलेबल है कि कौन स्पेस स्टेशन अपना जो है इंटरनेशनल यूजेज के लिए लॉन्च कर सकता है, कि हु विल हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आपको क्या लगता है कि कैसा हो सकता है? क्या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक रियलिटी बन सकता है फ्यूचर में? 100% बन सकता है, बिल्कुल। 2030 में हमारे पास होना चाहिए, मुझे लगता है होगा एटलीस्ट एक बेसिक स्पेस स्टेशन। मे बी ISS जैसा नहीं होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा नहीं होगा, शायद छोटा होगा, लेकिन हमारा होगा। ओके। और उसको अगर आपको बनाना है तो आपके पास पावरफुल रॉकेट चाहिए, और आपके पास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम भी होना चाहिए, क्योंकि आप उन चीज़ों को आप ऑर्बिट में लाओगे, फिर वहाँ पे आपको उसको असेंबल करना पड़ेगा, विच मीन्स यू नीड ह्यूमंस इन ऑर्बिट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गगनयान प्रोग्राम को ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। अभी 3-4 और फ्लाइट्स बाकी है बिफोर वी सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस। और वो सब चीज़ों को अगर आपको ऑर्बिट में भेजना है तो यू नीड अ मोर पावरफुल रॉकेट, विच इज़ द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल मोस्ट लाइकली उसमें मल्टीपल रॉकेट इंजन एक साथ होंगे। इसको थोड़ा स्लो करते हैं सर लोगों के लिए। ये वैसे ये मैं दिखा दूं, इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030, इसरो चीफ का ये स्टेटमेंट है। ये अब 2019 का स्टेटमेंट है, देखिए। हाँ जी, 2019 का स्टेटमेंट है, पर है। तो हालांकि यू आर राइट, गगनयान में डिले चल रहे हैं थोड़े, और हम उसकी भी बात करेंगे। एक स्पेस स्टेशन होता क्या है, क्यों जरूरी होता है वो, और एक कंट्री का अपना स्पेस स्टेशन होने से क्या फायदा होता है? जी, इस समय स्पेस स्टेशन का पर्पस क्या होता है? मोस्टली रिसर्च पर्पसेस। आप स्पेस में आपके पास एक घर है छोटा सा, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, वहाँ पे आप 2-3 एस्ट्रोनॉट्स को कुछ समय के लिए रख सकते हो। वहाँ पे वो जाकर स्पेस का एनवायरनमेंट कैसा है उसका वो एक्सपीरियंस लेंगे। वहाँ पे कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मे बी प्लांट्स ग्रो करेंगे, अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, स्पेस कैसा दिखता है वो देखेंगे। तो आप एसेंशियली इन द इनिशियल स्टेज यू आर जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट। आपके पास एक लैब है बेसिकली जो स्पेस में घूम रहा है। जी, लैब है। उसमें से आपको जो लर्निंग्स मिलेगी दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम्स। तो यूएस ने 1960s-70s में स्काईलैब नाम का एक स्पेस स्टेशन बनाया था। रशिया के यूएसएसआर के पास मीर नाम का स्पेस स्टेशन था। तो ये बहुत साल से ये सब काम कर रहे हैं, और उन्होंने डेफिनेटली कुछ उसमें कुछ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आई एम श्योर यू नो देयर मस्ट बी अदर थिंग्स आल्सो यू कैन डू। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स, आप सब ये सब कर सकते हो। और आप जो टेक्नोलॉजीज बनाओगे टू हैव अ हैबिटेट इन स्पेस, उसके भी बहुत अलग अलग स्पिन ऑफ्स होते हैं, लाइक इन अदर सेक्टर्स, इन स्पेस सेक्टर, इन डिफेंस सेक्टर, मिलिट्री सेक्टर। तो ये सब करना बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। तो इनिशियली जो हमारा जो बनेगा स्पेस स्टेशन, वो एक छोटा सा हैबिटेट होगा। ओके, मे बी ये रूम के जितना, मे बी उसमें मे बी 2-3 लोग रह पाएंगे, मे बी 5-6 दिन के लिए, मे बी 1 सप्ताह के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। बट इट इज़ गोना बी देयर एंड इट इज़ गुड। चाइना के पास भी छोटा सा है। चाइना के पास अभी क्या शेंजू जो भी उसका नाम है वो है, और वो कभी कभी भेजते हैं एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे। तो इट्स अ फर्स्ट स्टेप फॉर भारत फॉर गेटिंग इनटू स्पेस। पहला स्टेप तो क्या होगा कि हम एक रॉकेट लॉन्च करेंगे जिसमें लेट्स से 3 लोग होंगे,
वो कैप्सूल में होंगे, मे बी 1-2 ऑर्बिट लेंगे अर्थ के, फिर वापस उतर जाएंगे. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. फिर हम 3-4 बार करेंगे टू गेट यूज टू इट. फिर हम इस चीज़ को लॉन्च करेंगे, उसको असेंबल करेंगे ऑर्बिट में, और फिर उसमें हम रहेंगे. मे बी वो 10 साल चलेगा, वॉट एवर, एंड देन वी गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर डूइंग बिगर थिंग्स. तो इस तरह से आप स्लोली प्रोग्रेस करते हो. स्लोली मतलब 10 साल में काफ़ी प्रोग्रेस होना चाहिए आइडियली, बट या दैट्स हाउ वी डू इट. और अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि गगनयान क्या प्रोग्राम है. गगनयान इतना इम्पोर्टेंट मिशन क्यों माना जाता है इंडिया के लिए? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लोग स्पेस जा सके और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के काम कर सके. यूएस ने 1950s में शुरू किया था मनुष्यों को स्पेस में भेजना. शुरुआत में तो सिर्फ 1-2 ऑर्बिट करके वापस आते थे, लेकिन धीरे धीरे दे गॉट यूज्ड टू इट एंड दे डेवलप बेटर टेक्नोलॉजी, इवेंचुअली मून तक पहुंच गए. तो हमारे लिए गगनयान महत्वपूर्ण क्यों है? ताकि हम सबसे पहले तो ऑर्बिट में पहुंच जाए. इवेंचुअली हमें 2040 तक मून तक पहुंचना है. तो द फर्स्ट स्टेज इज अर्थ ऑर्बिट. वी गेट यूज्ड टू अर्थ ऑर्बिट, वी डेवलप द टेक्नोलॉजीज फॉर अर्थ ऑर्बिट कि हम ह्यूमन बींग्स को, मनुष्यों को एक्स अमाउंट ऑफ डेज तक जीवित रख सके सेफली, और उनको वापस सेफली ला सके अर्थ में. फिर उसको वी विल एक्सटेंड इट फर्दर. अभी हम अर्थ ऑर्बिट कर लिया, अभी हम मून ऑर्बिट करेंगे. तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इटरेटिवली हम इम्प्रूव करेंगे. दैट्स हाउ एनी नेशन डज इट. तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है. आपको क्या लगता है कि गगनयान मिशन में इतना डिले क्यों चल रहा है? आई थिंक रॉकेट रिलायबिलिटी की थोड़ी बात है. एक दो फेलियर हुए हैं कुछ रॉकेट्स के. आई थिंक LMV यूज होने वाला है इसके लिए, LMV-3 विच इज द मोस्ट एडवांस्ड GSLV रॉकेट. आई थिंक GSLV लास्ट 2-3 लॉन्चेस सक्सेसफुली किया है, लेकिन बीच में कुछ इशू हुआ था. तो आई थिंक एक इशू हो सकता है रिलायबिलिटी का. बीच में कोविड भी हो गया था विच डिलेड द प्रोग्राम. और फिर जो कैप्सूल है जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को रखेंगे, उसको भी अच्छे से टेस्ट करना है. तो आई थिंक 1-2 रोबोटिक मिशंस करेंगे जिसमें हम रोबोट रखेंगे उसके अंदर, और वी विल टेस्ट हाउ इट परफॉर्म्स. व्योमित्रा व्हाटएवर. बहुत फैसिनेट करा लोगों को ये रोबोट. हाँ, सो ये रोबोट बेसिकली जो है गगनयान में बैठ करके जाएगा. तो जब USSR ने ये प्रोग्राम शुरू किया था स्पेस का, उन्होंने एक कुत्ता भेजा था. हाँ, और शायद बिल्ली भी भेजी होगी उन्होंने. जब यूएस ने ये काम शुरू किया था, उन्होंने चिंपैंजी भेजा था. तो हम धार्मिक लोग हैं, इसलिए हम रोबोट भेज रहे हैं. सो कमिंग बैक टू गगनयान. सो गगनयान जो है वो इंडियंस को स्पेस पहुंचाने का पहला कदम है. जी हाँ. इसमें डॉकिंग टेक्नोलॉजी का एक सक्सेसफुल टेस्ट अभी हुआ है हाल ही में. डॉकिंग टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इस मिशन के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्यों है? देखिए, अगर आपने इन द फ्यूचर एक स्पेस स्टेशन बना दिया, ओके, उसको आपने डाल दिया अर्थ ऑर्बिट में. अभी लेट्स से वो उसमें कोई है नहीं, और हमें वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है. तो हम रॉकेट लॉन्च करेंगे जिसके अंदर वो कैप्सूल होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स है. उस कैप्सूल को हम भेजेंगे टू द स्पेस स्टेशन. फिर कैप्सूल से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन के अंदर एंटर होना है. वो कैसे करेंगे? वो कैप्सूल को हम डॉक करवाएंगे विद द स्पेस स्टेशन. विदाउट डॉकिंग आप स्पेस स्टेशन को एंटर ही नहीं कर पाओगे. तो ये डॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चाहे रीसप्लाईज हो, चाहे नए दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने जाना है उसके लिए. जी हाँ. अगर आपको रूटीनली वहाँ पे लोगों को रखना है या फिर भेजना है, लोगों को भेजना है, वापस लाना है, सप्लाईज भेजनी है, तो आपको बार बार डॉकिंग करना पड़ेगा. उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. अगर आपको स्पेस स्टेशन को एक्सपांड करना है, अभी आपके पास एक रूम है, लेकिन अभी उसको 3 BHK बनाना है, तो आपको 3 और मॉड्यूल्स डालने हैं उसमें, तो वो भी आप डॉकिंग करके बनाओगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि डॉकिंग को हम परफेक्टली मास्टर करें. तो हमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया. वी आर थिंकिंग फॉरवर्ड. अभी शायद 5-7 साल के बाद ये स्पेस स्टेशन बनेगा, लेकिन अभी से हम ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं. तो अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. मेरे को थोड़ा अजीब लगा एज अ लेमैन कि गगनयान के टुवर्ड्स जितने भी टेस्ट हुए उसमें सबसे पहले एबॉर्ट मैकेनिज्म्स 4-5 बार टेस्ट हो गए. हाँ. वो क्यों ज़रूरी होते हैं? बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका रॉकेट किसी भी कारणवश फेल हुआ तो क्या हम मरने देंगे उनको? नहीं. अगर रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इट फेल्स, तो उसमें जो स्पेस कैप्सूल है जिसमें ह्यूमंस है, उसमें ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे कि क्या फॉल्ट हुआ है. हाँ. या फिर कुछ फॉल्ट हुआ है कि नहीं. और अगर कुछ फॉल्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली इट शुड डिटैच
and then deploy the parachutes and re-enter Earth and ditch in the ocean. और आपके पास ऑलरेडी नेवल शिप्स वहाँ पे होने चाहिए कि कहाँ पे ये डिच हो सकता है. So you have to plan for that क्योंकि we don't want tragedies. Yes. In the past we've had tragedies in the US space program, other space programs, Vladimir Komarov, etc. We don't want those things. क्योंकि इंडिया में लोग बहुत इमोशनल होते हैं. जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो, there is always a risk of failure, there is always a risk of loss of life. हाँ. तो उसको मिटिगेट करने के लिए we want to robustly test the abort mechanism. कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटैच करेगा और इट विल डिच इनटू द ओशन. और अगर हम गगनयान प्रोग्राम लेटर से 2032 तक कर लेते हैं और ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है ये एक रियलिटी बन जाता है, तो एक नेक्स्ट बड़े मिशन की जो बात होती है इसरो के, वो बात होती है चंद्रयान 4 की. चंद्रयान 4 के साथ क्या प्लान है हमारा? आई थिंक एज फार एज आई नो चंद्रयान कई सारे होने वाले हैं. ओके, अभी हमने 3 किए हैं. अभी 4th मोस्ट लाइकली सैंपल रिटर्न मिशन होगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो क्या होता है कि हमने ऑलरेडी सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया मून के ऊपर. अभी जो नेक्स्ट मिशन जाएगा, जो हमने अभी सॉफ्ट लैंडिंग किया, जो विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर, उन दोनों की मृत्यु हो गई 14 दिन के अंदर क्योंकि सनलाइट नहीं मिली. मून में क्या होता है कि 14 डेज ऑफ नाइट एंड 14 डेज ऑफ डे लाइट होता है. तो जब आपका जो सोलर पैनल 14 दिन तक सनलाइट नहीं मिलती उसे, और -150 ऑफ जो भी टेम्परेचर वहाँ पे रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा. सो इट डाइड. नेक्स्ट मिशन ऐसा होने वाला है मोस्ट लाइकली कि इट विल हैव सम रेडियो आइसोटोप हीटर, रेडियो थर्मल हीटर विच विल कीप इट अलाइव इन द नाइट, 14 डेज ऑफ नाइट. और जो रोवर है वो मोस्ट लाइकली थोड़ा रोविंग करेगा, कुछ सैंपल्स को वो स्कूप करेगा, मे बी थोड़ा लूनर सॉइल का सैंपल, कुछ लूनर रॉक्स के सैंपल्स, उसको वो स्टोर करेगा पाउच के अंदर या फिर अंदर इंटरनल कंपार्टमेंट में, एंड इट विल रिटर्न टू मून्स ऑर्बिट एंड देन रिटर्न टू अर्थ्स ऑर्बिट एंड ब्रिंग द सैंपल्स बैक टू अर्थ. ये पहले किसी कंट्री ने करा है? ऑफ कोर्स किया है. वी आर री इन्वेंटिंग द व्हील. अभी देखिए, चाइना ने बहुत एडवांसमेंट्स किए इन द लास्ट 20 years. चाइना ने सबसे पहले ऑर्बिटर भेजा. ओके, उसके बाद उन्होंने लैंडिंग करवाई. उसके बाद फिर तीसरा प्रोग्राम था लैंडर प्लस रोवर. चौथा प्रोग्राम था फार साइड ऑफ द मून पे लैंडिंग कराई. फिर फार साइड ऑफ द मून के ऊपर लैंडर, रोवर एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी. फिर उन्होंने सैंपल रिटर्न मिशन भेजा ऑन द नियर साइड ऑफ द मून. उसके बाद फार साइड ऑफ द मून से सैंपल रिटर्न मिशन किया उन्होंने. वो स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं. सो वी, और उसके पहले यूएसएसआर ने भी ये काम किए हैं, और यूएसए तो आदमी भेजे वहां पे जो सैंपल लेके वापस आए. यस. सो वी आर डूइंग बेबी स्टेप्स राइट नाउ. सो चंद्रयान 4 में जो हम करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ नया साइंटिफिक डिस्कवरी अभी भी हो सकता है या बहुत मुश्किल है? क्योंकि मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ, जैसा हमने बात करी, चंद्रयान 1 शायद अपने आप में एक री इन्वेंशन ऑफ व्हील था, लेकिन उसको करने का तरीका जो हमारा था वो ऐसा था कि हमने जो है वाटर की कंफर्म डिस्कवरी कर ली मून पे. इसी तरह से हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि चंद्रयान 3 जो प्रज्ञान रोवर के थ्रू जो डेटा वापस आया लास्ट 6-8 महीने में, वो जब उस पर रिसर्च हुई और वो हुई, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता चली जो पहले नहीं पता थी. जब हमें पता चली, मतलब इंडिया नहीं, एज अ ग्लोबल कम्युनिटी हमें पता चली. सो कई सारे नए डिस्कवरीज हम कर पा रहे हैं, चाहे हम लेट टू द पार्टी हैं. तो आपको लगता है कि चंद्रयान 4 के साथ कुछ ऐसी बड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम भेजेंगे लैंडर के ऊपर और रोवर के ऊपर. अगर उसमें स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोग्राफ है, तो किस प्रकार का उसका बैंडविड्थ है, क्या उसकी क्षमता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर हम ड्रिलिंग करने वाले हैं तो कितना डीप ड्रिल कर पाएंगे, और उसमें उस जो प्रोब हम डालेंगे उस होल के अंदर, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है. तो डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, डेफिनेटली हम नए डिस्कवरीज कर सकते हैं. क्योंकि मून तो बहुत ही कम एक्सप्लोर किया हुआ एक ऑब्जेक्ट है. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है जो किसी को पता नहीं है. सो एवरी मिशन कैन डिस्कवर समथिंग न्यू, डेफिनेटली, राइट. सो इट डिपेंड्स हम किस जगह पे जाते हैं मून में. क्या हम साउथ पोल रीजन में जाते हैं, नॉर्थ पोल रीजन में जाते हैं, या फिर आप इक्वेटोरियल रीजन में जाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन वेयर वी गो. वी कैन डेफिनेटली डिस्कवर समथिंग न्यू. सो चंद्रयान 3 को ऐसा बोला जाता है कि ये मोर देन अ मिशन या मोर देन अ साइंटिफिक
स्टेटमेंट, इट वाज अ जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट। ऐसा क्यों बोला जाता है? मैं नहीं मानता इट्स जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? क्योंकि हमने साउथ पोल रीजन में लैंडिंग की, जहां पे पहले किसी ने लैंडिंग नहीं की है। तो ये दिस वाज द फर्स्ट, इट इज अ प्रेस्टिजियस थिंग फॉर इंडिया। और दूसरा जियोपॉलिटिकली क्या है, वहां पर हमने कोई बेस तो नहीं बनाया है, वहां पे हमने कोई टेरिटरी तो क्लेम नहीं की है। तो इट इज अ गुड थिंग कि हमने वहां पे किया। लेकिन अभी देखिए आर्टेमिस मिशन चलने वाला है, और कुछ ही 1-2 साल के अंदर, मे बी 3 साल मैक्सिमम के अंदर, वहां पे साउथ पोल रीजन में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बेस बनाने वाले हैं। दे टेक द प्लेस। पूरा साउथ पोल रीजन तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तो इलाका लेंगे वो अभी उनका हो जाएगा। दैट इज अ जियोपॉलिटिकल मूव। अगर आप वहां पे लैंडर भेजते हो और फिर कुछ होता नहीं उसके बाद, तो दैट्स नॉट जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स मींस क्लेमिंग टेरिटरी, ग्रैबिंग टेरिटरी, जमीन पे कब्जा करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आर्टेमिस के अंदर भी एक ये लैंड ग्रैब की एक फ्रेमवर्क बेसिकली एक तरीके से है। क्या है वो फ्रेमवर्क? आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो है, इट हैज बीन साइंड बाय मल्टीपल नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया फॉर सम रीजन। ठीक है, तो उसमें यह है कि एवरी नेशन हैज द राइट टू ओन द रिसोर्सेज दैट इट कलेक्ट्स फ्रॉम द मून। तो मतलब अगर आप मून पे गए, लेट्स से चाइना मून पे जाता है और उसने वहां पे कुछ मिनरल्स डिस्कवर किए, then they will own it. But obviously China has not signed the Artemis Accords, so China will not be a party to the agreement. लेकिन let's say US जाता है वहाँ पे और let's say उनको गोल्ड मिलता है, हाँ, तो it is their gold now. It doesn't belong to the earth. सारे देशों का प्रॉपर्टी नहीं है वो, अभी वो US का हो गया. So you have the right to start exploiting the resources on the moon. The resources on the moon. एक बार आपको कुछ रिसोर्सेज मिल गए अच्छे, तो आप वो जगह भी पकड़ लोगे ना। आप थोड़ी जाने दोगे उस जगह को। फिर तो मशीनें लगा करके वहाँ ड्रिल बेबी ड्रिल हो जाएगा वहाँ पे। कुछ 20-30 इयर्स में आपको मून पे लाइट दिखेगी रात को, लाइट्स। काम चल रहा है। वर्क इज गोइंग ऑन। तो ये होने वाला है। इवेंचुअली नेशंस विल स्टार्ट क्लेमिंग टेरिटरी एंड ग्रैबिंग टेरिटरी ऑन द मून। सो इसलिए भारत कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। We should not be complacent. बट एक तरह से ये इतना बुरा मूव भी शायद ना हो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करना, क्योंकि अगर हम एक तरीके से देखें कि शायद हम US, रशिया, चाइना के पीछे हैं, लेकिन अगर पूरी ग्लोबल टेरिटरी क्लेम की बात करें तो बाकी सारे देशों से शायद हम आगे हों। शायद हम चौथे या 5वें नंबर पे तो होंगे। कहाँ रैंक करते हो आप इंडिया की क्योंकि इंडिया ने विजन करा है कि 2040 में हम लोग उतार देंगे मून पे। ये हमारा प्रोग्राम है। सो बाकी कंट्रीज के विज़ावी हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि मून जैसे रिसोर्स के ऊपर चौथा या 5वां प्लेस भी बुरा नहीं है। वी शुड एस्पायर टू बी नंबर 1, बट इवन इफ वी लैंड 4th, it is not a bad place to be at. So that's a great question. Where do we stand? भारत कहाँ पे स्टैंड करता है इस पूरे ग्लोबल स्पेस रेस में? See, undisputed leader अभी यूनाइटेड स्टेट्स है, no question. US is number 1. Who is number 2? I think China is number 2. यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास बहुत अच्छे रॉकेट्स है। आर्यान रॉकेट बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है, बहुत कैपेबल रॉकेट है, लेकिन हाउ मेनी डू दे लॉन्च एवरी ईयर? आई डोंट नो, 1-2. So they are not active, and geopolitically Europe is irrelevant. So I think number 1 USA, number 2 China है, number 3 definitely Russia होगा। जापान का भी बहुत अच्छा स्पेस प्रोग्राम है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है, so I will not count जापान। तो it's US, China, Russia, India। Probably India चौथा नंबर पे है, लेकिन US के अंदर भी नासा है, स्पेस एक्स है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है, अभी ब्लू ओरिजिन भी है। मे बी दे आर नंबर 1 to 4। नहीं, Blue Origin is not number 4. I would say SpaceX is number 1, and NASA and the United Launch Alliance are number 2. China is number 3. Russia is number 4. India is number 5. In that perspective. लेकिन ओवरऑल नेशंस का अगर देखेंगे हम, तो हम चौथे हैं। तो लेट्स से हम 2040 तक मून तक पहुंचते हैं। हमने 2 आदमी भेजे मून पे, लेकिन वहां पे ऑलरेडी 10,000 लोग हैं। क्या कर लेंगे हम? तो वी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। हमें थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाना पड़ेगा। वी शुड शो अर्जेंसी। हमारे पास पूरी क्षमता है, हमारे पास पूरी कैपेबिलिटीज है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ
एम्बिशन की कमी है। ये एक्चुअली जब मैं भी ये पढ़ रहा था मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये एक चीज फास्ट तरीके से अगर हम कर लें तो कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज हमें मिल सकता है। तब जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। एक हमने मून पे एक अनप्लान्ड सा हॉप मिशन करा। वेरी गुड, आई लाइक्ड इट। क्या था, क्या हुआ था उसमें? तो देखिए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाया हमारे साइंटिस्ट ने, whatever they could, whatever they were allowed to। क्या था कि हमने चंद्रयान 3 भेजा, उसने लैंडिंग की अच्छे से। हाँ। फिर उसने प्रज्ञान रोवर को उतारा, वो भी थोड़ा घूम फिर के आया। फिर मालूम पड़ा कि हमारा जो विक्रम लैंडर है उसने वहां से टेक ऑफ किया, थोड़ा सा उड़ा, फिर यहाँ पे उतरा। वो मतलब एक फ्रॉग की तरह जंप मार दिया थोड़ा सा ऐसा। हाँ। दैट इज अ ग्रेट, यू कुड से, एडवांस इन मून एक्सप्लोरेशन। अगर आप ऐसा मल्टीपल हॉप्स कर सकते हो, देन यू कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली। आप अपने रोवर को अंदर ले लो, फिर हॉप करके जाओ। हाँ। सो यू कैन कवर अ बिग एरिया ऑफ द मून। ठीक है, हमने यहाँ पे उतारा, यहाँ पे पानी नहीं मिला, ठीक है चलो आधा किलोमीटर दूर उड़ के जाओ, वहाँ पे उतारो, वहाँ देखो, थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग करो, वहाँ नहीं मिला, चलो यहाँ जाते हैं, उड़ के जाओ। दैट्स अ ग्रेट कैपेबिलिटी टू हैव। यस। और ये आई डोंट थिंक इट वाज प्लान्ड और इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द मिशन, लेकिन फिर भी उन्होंने करके दिखाया। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, सो इट्स ग्रेट, सुपर। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये जिस दिन हमें रोवर उतार के वापस लाना होगा सैंपल कलेक्ट करके, उसके लिए भी बहुत डेटा कलेक्ट हो गया इसमें। बिकॉज जो आपका जो नेक्स्ट मिशन है वो वही है। हाँ, तो हमने ऑलरेडी उसका एक ड्राई रन कर लिया। हाँ, टेस्ट रन कर लिया, बिना कोई एडिशनल बजट के, विदाउट द स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज फॉर दैट। फिर भी हमने वो ट्राई कर लिया। ये जो सर पूरा जो स्पेस का इकोनॉमी है, अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि इट इज ऑल अबाउट स्पेस माइनिंग। हाउ बिग इज स्पेस माइनिंग गोइंग टू बी? देखिए, अभी स्पेस माइनिंग सिर्फ मून पे होने वाला है इनिशियल फ्यू डेकेड्स, क्योंकि देखिए एस्टेरॉइड्स बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ही दूर है। वहां पहुंचना, वहां पे ड्रिलिंग करना, माइनिंग करना, इट्स इम्पॉसिबल गिवन टुडेज टेक्नोलॉजी। तो अभी जो माइनिंग होगा वो मून पे होगा, और वो 10-20 साल में शुरू हो जाएगा। अभी 10-20 साल में 10-20 साल में शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 साल में तो अमेरिकन पहुंचने वाले हैं मून के ऊपर, बेस बनाने वाले हैं। सबसे ज्यादा क्या चीज का माइनिंग हो सकता है वहां पे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर आप मून का कंपोजिशन देखोगे, उसका जो जियोलॉजिकल कंपोजिशन है, इट इज वेरी सिमिलर टू अर्थ, क्योंकि मून वॉज पार्ट ऑफ द अर्थ। यस। वो एक कोलिजन हुआ था 4.5 बिलियन साल पहले बिटवीन अर्थ एंड अ प्रोटो प्लैनेट, और इसके कारण मून का जन्म हुआ था। वो कोलिजन से वो टूट करके ऑर्बिटल में फंस गया वो टुकड़ा, और वो मून बन गया, और वो इवेंचुअली कोआलेस होके मून बन गया। यू आर राइट। तो मून में वही सारे मिनरल्स काफी सारे हो सकते हैं जो यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत सारे काम के मिनरल्स है, तो वहाँ पे भी होंगे। मे बी रेयर अर्थ्स मिलेंगे, मे बी मेटल्स मिलेंगे, मे बी गोल्ड मिलेगा, मे बी आयरन मिलेगा, मे बी पता नहीं क्या क्या मिलेगा, मे बी हीलियम-3 मिलेगा हमें इवेंचुअली, अगर हमने ठीक से ढूंढा तो बहुत सारा पोटेंशियल है। आई एम श्योर मून के ऊपर पानी भी तो है। पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इज नॉट जस्ट फॉर स्टेइंग अलाइव, इट्स फॉर ऑक्सीजन, इट्स फॉर रॉकेट फ्यूल। तो बहुत कुछ है मून के ऊपर। जो अर्थ के क्रस्ट में हमें जो भी कुछ मिलता है, रेयर अर्थ हो गए, मिनरल्स हो गए, गोल्ड एंड सिल्वर जो हो गया, ये अगर मून पे मिल गया ये सब, तो ग्लोबल इकोनॉमीज टैंक कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है क्योंकि सब कुछ तो बैक बाय गोल्ड है, अंडर द अजम्पशन दैट गोल्ड इज लिमिटेड। तो हम एज अ सिविलाइजेशन रेडी हैं इतने बड़े डिस्कवरी के लिए? I'll tell you what, gold is, if gold is very rare on earth, which we know it is, then it will be equally rare on the moon. उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मून का जो टॉप सॉइल के नीचे का जो लेयर है बहुत ही हार्ड होता है। हाउ डू यू ड्रिल देयर इन 1/6 ग्रेविटी? आपको बड़े बड़े मशीन वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है। तो ड्रिल करना बहुत मुश्किल होगा। सो इट इज नॉट गोना बी इजी। आपको गोल्ड इतना आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन यू कैन स्टिल लुक फॉर इट। और कहीं पर आपको गोल्ड का वेन मिला तो यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोइटिंग इट एट व्हाटएवर स्पीड एंड डोंट अलाउ एनीबॉडी एल्स टू नो अबाउट इट। यस, एंड दैट इज व्हाई ग्रैबिंग द, मतलब ये सारा बैकवर्ड है कैलकुलेशन, इसीलिए वहाँ पर बेस होना ज़रूरी है, इसीलिए आर्टेमिस इतना बड़ा प्रोग्राम है, इसीलिए गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड अप करना, और इसीलिए ये डॉकिंग इतना इंपॉर्टेंट था। सो एवरीथिंग इज लाइक लिंक्ड लाइक अ चेन। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई चाइना इज सो इंटरेस्टेड इन द मून। इतना अच्छे से मेटिकुलसली प्रिपेयर कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप। वो भी 5-6 साल में ह्यूमंस भेजना चाहता है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे मून बेस बनाना चाहते हैं।
Essentially, the moon race is going to be between the US and China initially. Yes. And we have to get involved in this. We cannot be left behind. अरे वो मून पे क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना. सो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत बार ये नरेटिव चलता है कि क्यों स्पेस एक्सप्लोरेशन पे इतना पैसा लगाना है, हम तो पुअर कंट्री हैं. तो अगर ये चेंज करना है तो स्पेस माइनिंग में एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना ज़रूरी है जो कल की जियोपॉलिटिक्स डिसाइड करेगा. बिल्कुल. देखिए, अगर आप एक पुअर कंट्री हो, इट डजंट मीन कि आपके पास रॉकेट्स नहीं होने चाहिए. अगर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं होते, अगर हमारे पास इसरो नहीं होता, तो आज हम सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर पाते जो कृषि दर्शन कर सकते हैं और फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं. एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस. आप डेफिनेटली लोगों को पॉवर्टी से निकालिए, बट एट द सेम टाइम गो इनटू स्पेस. सब कुछ यू कैन डू इन पैरेलल. आपको सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको हर चीज पे काम करना है. इसीलिए तो सरकार में इतने सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं जो अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम कर सके अलग अलग चीजों पे. सबका अपना बजट होता है. लेट देम ऑल वर्क इंडिपेंडेंटली, राइट. ऐसा बोला जाता है कि जिस दिन एस्ट्रॉयड माइनिंग अनलॉक हो गया उस दिन बहुत कुछ अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रॉयड्स में शायद ऐसा बहुत कुछ है जो ना अर्थ में है ना मून में. ऐसा है क्या? तो सबसे पहले व्हाट आर एस्ट्रॉयड्स. तो अगर हम सोलर सिस्टम का मैप देखेंगे तो मार्स का जो ऑर्बिट है, देखिए सबसे पहले बीच में सन है, उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, पृथ्वी, मार्स और फिर जुपिटर. और मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स है उसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है. ये टुकड़े हैं पत्थर के, कुछ किलोमीटर बड़े हैं, कुछ छोटे छोटे हैं. सो एसेंशियली एक वहां पर एक पुराना प्लेनेट हुआ करता था, वो किसी कारण नष्ट हो गया और उसके टुकड़े आपको वहां मिलते हैं. ओके, बहुत मिलियंस ऑफ पीसेस है. अभी वहां पर डेफिनेटली कुछ मिनरल्स मिल सकते हैं आपको, डेफिनेटली होंगे वहां पे, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो यहाँ पे नहीं मिलता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वहां पे सोने का एस्टेरॉयड है या चांदी का एस्टेरॉयड. ऐसा वी डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट. ओके, बहुत सारे एस्टेरॉयड्स तो कार्बोनिफरस कॉन्ड्राइट होते हैं, कार्बन के बने हुए. बहुत सारे मेटेलिक एस्टेरॉयड्स होते हैं जो काम के होते हैं. पूरा अगर आपको लोहे का एस्टेरॉयड मिला, वेरी यूजफुल ऑफ कोर्स, लेकिन उसको आप एक्सप्लोर कैसे करोगे? आप उतना दूर जाओगे कैसे? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो लोहे का एस्टेरॉयड वहां पर है? अब यहाँ से दिखते भी नहीं एस्टेरॉयड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द एस्टेरॉयड ऑफ योर इंटरेस्ट? देन हाउ डू यू रीच देयर? वहां पे अगर आप पहुंच गए तो आप सामान कैसे लेके जाओगे माइनिंग का? वो माइनिंग कौन करेगा? रोबोट्स करेंगे? आपके पास वैसे रोबोट्स है क्या? नहीं, ऐसा उस थ्योरी, साइंस फिक्शन थ्योरी में ऐसा बोलते हैं वो एस्ट्रॉयड हम धीरे धीरे करके यहाँ ले आएंगे. हाँ, फिर क्या? विल यू पार्क इट नियर द अर्थ और ऑन द मून? ऑन द मून. सो द पॉइंट इज, देखिए, डेफिनेटली फीजिबल है ये. ओके, देयर इज नथिंग इन द लॉज ऑफ फिजिक्स दैट सेज वी कांट डू इट. ये पॉसिबल है, मतलब 100% पॉसिबल है. और डेफिनेटली वहां पे आपको अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे इफ यू नो वेयर टू लुक, इफ यू आर लकी टू फाइंड इट. लेकिन ये 100-200 साल बाद की बात है. इस समय हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल क्षमताएं नहीं है इस समय. तो इस समय पे अगर हम वापस आए तो इसरो का एक रोल जो बहुत लोगों को नहीं पता है वो है डिफेंस में है. जो किस तरह से इसरो हमारे वेपन्स को पावर करता है, किस तरह से इसरो हमारी पूरी डिफेंस की फ्यूचर लाइनअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंट्रोल करता है. एक एग्जांपल जो फिर भी शायद लोगों को पता है वो है नाविक, जिसके बारे में आजकल जो है थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है. नाविक प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये आज कहाँ पर है और क्यों इतनी प्रॉब्लम में है ये प्रोग्राम? जी. तो नाविक जो है वो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है. 7 सैटेलाइट्स. ओके, यूएस के पास जीपीएस सैटेलाइट्स है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. अगर आपका फोन है आपके पास, आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कहीं पे भी मिलते हैं इन रियल टाइम, तो आप कहीं पे यू विल नेवर बी लॉस्ट. यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर. उनके पास शायद 33-34 सैटेलाइट्स है, पूरे ग्लोबली ओरिएंटेड. ओके, तो यूएस के पास जीपीएस है, रशिया के पास ग्लोनास है, चाइना के पास बैदू है और यूरोप के पास भी कुछ है. ये सब ग्लोबल कॉन्स्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट. सो दे हैव देयर ओन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स, सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम्स. अभी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, राइट? 99 में. यस. उस समय भारत को ऑब्वियसली वी हैड टू फाइट पाकिस्तान. तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को टारगेटिंग करनी थी ठीक से पाकिस्तान को, तो यूएस ने जीपीएस स्विच ऑफ कर दिया. दे स्विच ऑफ जीपीएस. तो अभी हमारे टारगेटिंग प्रिसाइज नहीं हुआ. वी हैड टू डू इट मैन्युअली. तो वी लर्न द लेसन देयर दैट वी कांट
rely on foreign countries. करेक्ट. ठीक है. तो फिर इसलिए इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉब्लम हमने हमारा नाविक सिस्टम बनाया जो उसी प्रकार के सैटेलाइट्स है. ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, 7 सैटेलाइट्स है विच विल गिव रीजनल कवरेज, नॉट ग्लोबल कवरेज, क्योंकि हमारा इतना एम्बिशन नहीं है. हम सिर्फ इस रीजन में हमारे को कवरेज चाहिए, तो हमने ऐसे 7 सैटेलाइट्स भेजे थे. अभी ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, लाइक वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एपिसोड, उनको यू हैव टू इनकॉर्पोरेट जनरल रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स, करेक्शंस, अदरवाइज आपका जो पोजीशन है वो इन अ डे 20-30 किलोमीटर्स ड्रिफ्ट हो जाएगा. सो आपको जीपीएस के वो उसके अंदर जनरल रिलेटिविटी के करेक्शंस करने पड़ेंगे. उसके लिए आपको चाहिए बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स. यस. अभी जब हमने नाविक सैटेलाइट्स बनाए, हम वी डिड नॉट मेक एटॉमिक क्लॉक्स, तो हमने फॉरेन से इंपोर्ट किया एटॉमिक क्लॉक्स. स्विट्जरलैंड से, ओके, मे बी स्विट्जरलैंड, ठीक है. फिर हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए और कुछ साल में एटॉमिक क्लॉक्स फेल होना शुरू हो गए. एक के बाद एक फेल होना शुरू हो गए. सो नाविक इज अ गुड कंसेप्ट, इट वर्कड एज लॉन्ग एज इट वर्कड. अभी सिचुएशन ये है कि मे बी 3 सैटेलाइट्स आर फंक्शनिंग, मे बी लेस देन 3. अगर आपके सिर्फ 3 सैटेलाइट्स फंक्शन कर रहे हैं, यू विल नॉट गेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, यू विल नॉट गेट एक्यूरेट पोजिशनिंग डेटा. मतलब इट्स नॉट, द सिस्टम इज नो लॉन्गर फंक्शनल. तो द क्वेश्चन इज, हर सैटेलाइट का लेट्स से 10 साल का लाइफ टाइम है, तो कुड वी नॉट सी दिस हैपनिंग, सी दिस कमिंग? सो क्या हम सो रहे थे इतने साल? डिड समथिंग गो रॉन्ग? डेफिनेटली हमारे 1-2 लॉन्च रॉकेट्स के क्रैश हुए, आई मीन डिडंट वर्क आउट. आई थिंक हमने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्रयत्न किया था, बोथ द रॉकेट्स फेल्ड, क्योंकि दीज आर डिफेंस, आई मीन दीज आर नेशनल सिक्योरिटी सैटेलाइट्स. यस, नेशनल सिक्योरिटी सैटेलाइट्स. और नाविक जो है डिसफंक्शनल है, और इसके ऊपर एक अजीब तरीके का सन्नाटा भी है. कोई गवर्नमेंट से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है नाविक पे, ना डीआरडीओ ना इसरो से कोई स्टेटमेंट आता है नाविक सिस्टम के बारे में. एंड यू आर राइट, ये सिचुएशन शायद नहीं होती अगर वो एटॉमिक क्लॉक रिप्लेस हो जाती उस सैटेलाइट में. और बाय द वे, जो अब एटॉमिक क्लॉक्स जाने की कोशिश कर रही हैं वो अहमदाबाद में बनी है. चलो अच्छा, हमारी खुद की है, हमारी खुद की है इस बारी. पर ये जो 2 आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये 2 PSLV लॉन्च बैक टू बैक कैसे फेल हो गए. PSLV कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता. तो एक बार इसकी न्यूज़ देख लेते हैं. इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट स्टक इन ट्रांसफर ऑर्बिट. वो अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंच नहीं सका. हाँ, आफ्टर प्रोपल्शन फेलियर. यस, एग्जैक्टली. और ये 2 बार हो गया. 2 बार हुआ ऐसा. सो दिस इज अननेचुरल. ये नहीं होना चाहिए. आई थिंक इट इज वेरी सस्पिशियस. जब मैं छोटा लड़का था, तब मैं आई यूज्ड टू लिव इन यूरोप, ओके, फॉर सम टाइम, फॉर अ फ्यू इयर्स. उस समय फ्रांस एक नया रॉकेट टेस्ट कर रहा था, आरियान रॉकेट, और ये बार बार फेल हो रहा था. इवेंचुअली दे डिस्कवर्ड देयर वाज अ सोवियत स्पाई. ओह, ये सब न्यूज़ फिर बहुत जल्दी सबड्यू हो गया, उसको छुपा दिया न्यूज़ को. लेकिन उस समय न्यूज़ में आया था टीवी पे. 1980s की बात है. सो दीज थिंग्स हैपन. ये कोई नई बात नहीं है, या आज की कोई नई बात नहीं है. अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके जो दुश्मन है वो दे विल ट्राई एंड स्टॉप यू इन एनी वे. तो द क्वेश्चन इज, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अगर कोई स्पाई है तो कौन है? ऑब्वियसली ये सब न्यूज़ में नहीं आएगा, चुपचाप ही सबको ठीक किया जाएगा, ऑब्वियसली जो भी है. तो आई होप कि वी फिक्स दिस प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है टू हैव नाविक. कल अगर ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होता है और हमारा नाविक फंक्शनल नहीं है, तो व्हाट विल डू? करेक्ट. अमेरिका हमें जीपीएस देगा नहीं, बंद कर देगा वो. यस. चाइना थोड़ी देगा बाइडू. करेक्ट. रूस का पता नहीं देखेंगे, लेकिन वी शुड हैव आवर ओन सिस्टम, राइट? यस. क्यों किसी के ऊपर डिपेंड करना है हमें? हाँ. और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, नाविक नहीं चल रहा है, हमारे पास बहुत सारे स्पाई सैटेलाइट्स है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, वो हमें दे देंगे इंफॉर्मेशन. दोस पीपल हैव नो आइडिया व्हाट दे आर सेइंग. जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं, दे ऑपरेट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ मे बी 150, 300, 500 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस. ये घूमते रहते हैं, दे आर नॉट इन वन पोजिशन 24/7, जो आपने पहले समझाया. जी. हाँ. तो मतलब एवरी 90 मिनट्स और एवरी व्हाटएवर मिनट्स वो एक स्पॉट के ऊपर से उड़ के जाएगा. तो यू कैन ब्रीफली सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, बट यू वांट 24/7 सर्वेलेंस, राइट? एंड यू ऑल्सो वांट द सैटेलाइट पोजिशनिंग कोऑर्डिनेट डेटा, जो स्पाई सैटेलाइट्स देते नहीं है. हाँ. सो द स्पाई सैटेलाइट्स विल नॉट फिल द गैप दैट नाविक हैज क्रिएटेड, राइट? सो राइट नाउ ये एक बड़ा होल है हमारे कैपेबिलिटीज में. वी हैव टू फिल इट एट द अर्लीस्ट. आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और कुछ लॉन्चेस होने वाले हैं, होपफुली. आई होप इट इज
fixed at the earliest this problem. जो डिफेंस में अगर कुछ और बात करें तो सैटेलाइट्स को मार गिराने की जो क्षमता है वो टेस्ट हो गई है अब जी, कई साल हो गए। हाँ, तो वो कितना सिग्निफिकेंट है ये? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू किल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट? जी, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स से आपके देश का किसी से युद्ध हो गया और जिससे आप युद्ध कर रहे हो या फिर जिसने आपके ऊपर युद्ध किया है, उसने एक सैटेलाइट पोजीशन किया बैटलफील्ड के ऊपर, हाँ, या फिर बॉर्डर के ऊपर, और वो सैटेलाइट आपके दुश्मन को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी आर्मी क्या कर रही है। तो आपके लिए तो ये बहुत डेंजरस चीज हो गई। उड़ा दो उसको, राइट? एक मिसाइल लॉन्च करो, उस सैटेलाइट की धज्जियां उड़ा दो। कभी किसी देश ने किसी देश की सैटेलाइट उड़ाई है? ऑफिशियली ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन कई देशों ने टेस्ट तो किए हैं। यूएस ने मल्टीपल टेस्ट किए हैं अपने खुद के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के। लेट्स से आपका कोई पुराना सैटेलाइट है जो भी काम का नहीं है, टेस्ट ऑन दैट। चाइना ने भी ऐसा किया है, जो कोई डिफंक्ट सैटेलाइट है उसको उसने उड़ा दिया। और भारत ने भी वही किया। हमारे पास कोई तो सैटेलाइट था जिसका इतना काम नहीं होगा इवेंचुअली, तो उसको हमने उड़ा दिया। वी हैव डन वन टेस्ट, अमेरिका हैज डन मल्टीपल टेस्ट, रशिया ने भी मल्टीपल टेस्ट किए, चाइना ने भी मल्टीपल टेस्ट किए होंगे, हमने एक किया है। बट ठीक है, इट वर्क वेरी वेल। अगर हम अर्थ और मून से थोड़ा सा दूर जाएं तो 2-3 मिशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आते हैं। आदित्य L1 इज अ मिशन जो अचानक से एक थोड़ा सा डिविएशन सा लगा कि अच्छा हम सन के टूवर्ड्स जा रहे हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? और आज के डेट में जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया कि पूरी दुनिया के साथ हम डेटा शेयर कर रहे हैं आदित्य L1 का। व्हाई इज इट सच एन इंपॉर्टेंट मिशन? It's important not from a scientific perspective. It's important that we were able to put a satellite in the L1 Lagrange point. क्या होता है Lagrange? हाँ, Lagrange point क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का ऑर्बिट कर रही है, ठीक है? तो सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे सन का जो गुरुत्वाकर्षण है और अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो इफ यू पुट अ सैटेलाइट देयर, इट स्टेज देयर, अटक जाती है वो, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वलाइज हो जाती है। अच्छा, और वहां बैठी रहती है सैटेलाइट। और भी लैग्रांजियन पॉइंट्स है, L2 L3 सब है। हाँ। ये वाला जो है वो बीच में है। तो L1 जो है वो अर्थ और सन के बीच वाला पॉइंट है, और अर्थ और सन के लाइन में उस तरफ भी है L2 है, देखिए अर्थ के पीछे है। हाँ। जहां पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बैठा हुआ है। अभी L3 इस तरफ है, L4 L5 ट्रोजन पॉइंट से एंड सो ऑन। तो L1 पे हमने सैटेलाइट भेजा, दैट इज अ गुड अचीवमेंट, राइट? हमने आई डोंट थिंक इसके पहले हमने वो किया है काम। सो वो एक्चुअल अचीवमेंट है दैट वी वर एबल टू सेंड अ सैटेलाइट सक्सेसफुली एंड पार्क इट इन द L1 पोजीशन। उसका जो साइंटिफिक जो भी है वो ठीक है, वो आई एम नॉट श्योर क्या साइंटिफिक डेटा निकाल रहा है, अच्छा होगा आई एम श्योर। वो थोड़ा सा सोलर वेंट, सोलर प्रोमिनेंसेस, सोलर प्लाज्मा, ये सब देखेगा वो, और सोलर स्टॉर्म्स कुछ आ रहे हैं तो वो दिखाएगा, सनस्पॉट देखेगा। वो ठीक है, स्टैंडर्ड सोलर मेजरमेंट्स एंड ऑल, लेकिन द रियल अचीवमेंट इज पुटिंग समथिंग इन L1 सक्सेसफुली। और ये L2 L3 L4 L5 इन पॉइंट्स पे क्या होता है? वही होता है, दीज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अगर आपने वहां पे कुछ बिठाया तो वही बैठा रहेगा वो। अच्छा, तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, बहुत फेमस है, यस, इट इज ऑर्बिटिंग द L2 पॉइंट। ओके, इट इज डूइंग एन ऑर्बिट ऑफ द L2 पॉइंट, ऐसा इस तरह से। तो ये हमारा आउटर लेंस टू द यूनिवर्स जो है वो L2 पे बैठा हुआ है। तो हमने जेम्स वेब को L2 पे क्यों बिठाया, L1 पे क्यों नहीं? क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज टू बी इन कंप्लीट डार्कनेस, ताकि ज्यादा ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाए, ताकि ज्यादा ज्यादा इंफ्रारेड लाइट कैप्चर कर सके। इट हैज टू बी रियली रियली कोल्ड। जरा सा भी सनलाइट आ गई तो पूरे आपके मेजरमेंट्स विल गो फॉर अ टॉस। सो इट हैज टू बी इन अ परमानेंटली डार्क प्लेस इन द शैडो ऑफ द अर्थ एट अ वेरी वेरी कोल्ड टेम्परेचर, सो दैट इट कैन सी द ओल्डेस्ट लाइट इन द यूनिवर्स। इसलिए उसको L2 पे बिठाया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। उसी प्रकार से L4 L5 पॉइंट्स है, ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। तो आपने सुना होगा ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के बारे में? नहीं। तो ठीक है, जुपिटर जो है उसके साथ उसका भी L4 L5 पॉइंट्स है विद द सन। हाँ। तो देयर इज अ बिग कलेक्शन ऑफ एस्टेरॉइड्स वॉन्डरिंग अराउंड इन दोज L4 L5 पॉइंट्स, जो उधर जाकर अटक गए। हाँ, तो उनको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ट्रोजन क्यों? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली उसका इस नाम का क्या ओरिजिन है, लेकिन उनको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अच्छा, तो वहां पर ये ब्लॉक्स ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं, वहां पर ग्रुप्स, बंचेस ऑफ एस्टेरॉइड्स हु गो अराउंड द सोलर सिस्टम
shepherded by Jupiter and the sun. वाओ, ये नहीं पता था मुझे, फैसिनेटिंग है। वाओ। एंड इसी तरह से मंगलयान के ऊपर से जो हमने डेटा निकाला, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मंगलयान को रियल साइंटिफिक कैपेबिलिटी का रिस्क इसरो ने नहीं लिया, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। That's okay. पहला आपका मिशन है, हाँ, आपको वहां पहुंचना है, वही सबसे बड़ी काम है, वही सबसे बड़ी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी ने भी ये नहीं किया है। नो नेशन हैज सक्सेसफुली इंसर्टेड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू मार्स ऑर्बिट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, भारत हैज डन दैट। यस। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है। अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने भेजे, दे मे नॉट बी द बेस्ट। फर्स्ट मिशन है भाई, सेकंड मिशन में अच्छे इंस्ट्रूमेंट भेजेंगे। सो आई थिंक दैट डजंट मैटर। सो ओवरऑल इसरो का आपको सबसे ज्यादा एम्बिशियस मिशन कौन सा लगता है? मंगलयान सुपर एम्बिशियस मिशन। हाँ जी, अभी मंगलयान 2 आने वाला है, विच विल हैव अ लैंडर आई बिलीव। वो देखते हैं कब होता है भाई। हम ये सारे मिशंस 10-10 साल में लॉन्च करते हैं, व्हाई नॉट नेक्स्ट ईयर यार? व्हाई नॉट? इतना कम एम्बिशन क्यों है हमारे? देखिए, अगर आप इसरो के इंजीनियर हो और आपने मंगलयान सक्सेसफुली इंसर्ट किया ऑर्बिट में, आप तो चाहोगे कि अब भी मैं दूसरा बनाऊं। करेक्ट। और अब भी कल नेक्स्ट ईयर उसको भेज दूं मैं, लेकिन ये फंडिंग नहीं मिलती, अप्रूवल नहीं मिलता है। Yeah, that's a problem. So that's the kind of thing, यार। We need better budgets and more ambition from the top. जब हम पूरे सोलर सिस्टम को देखते हैं, कौन सा ऐसा मिशन हो सकता है जो इंडिया को लीप फॉरवर्ड करा सकते हैं? जैसे हमने बात करी इस पूरे पॉडकास्ट में, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्लोबली, चौथे नंबर पे अगर हम हैं, तो शायद हम इकोनॉमिकली चौथे नंबर पे नहीं है, बट हमारा स्पेस प्रोग्राम चौथे नंबर पे है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ये चौथे पायदान से तीसरे, दूसरे या पहले पायदान पर पहुंचे? क्या कोई ऐसा आपको अगर एक सजेशन देना है इसरो को, तो आप क्या दोगे कि ये लीप फॉरवर्ड मिशन है जो अगर हमने कर लिया तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे? सीधी बात है, मोर पावरफुल रॉकेट, मच मोर पावरफुल रॉकेट, जो आपको 3 या 4 दिन में मून पहुंचा दे। ओके, दैट विल, और उसके अंदर आपके पास रीयूजेबल बूस्टर्स है, तो सोने पे सुहागा हो गया। हमारा सबसे बड़ा अकीलीज हील ये है, अपार्ट फ्रॉम साल में 4 मिशन और व्हाटएवर, लेकिन हमारे रॉकेट्स पावरफुल नहीं है। अगर हम ग्लोबल कैपेबिलिटीज को देखेंगे रॉकेट्स की, चाइनीज लॉन्ग मार्च रॉकेट्स, रशियन सोयूज रॉकेट्स, अमेरिकन नासा रॉकेट्स एंड स्पेसएक्स रॉकेट्स, हमारे रॉकेट्स का पावर बहुत कम है। हमारे रॉकेट्स का पेलोड कैपेसिटी बहुत कम है टू लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और हमारे रॉकेट्स का प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटी। दे कांट अचीव एस्केप वेलोसिटी, इसलिए हमको ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर्स करने पड़ते हैं। करेक्ट। अगर आप में वो, आपके रॉकेट्स के इंजन्स में वो पावर है, तो यू कैन गो स्ट्रेट आउट ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, स्ट्रेट टू द मून इन 3-4 days। और अगर आपके पास वो क्षमता आ गई, देन यू कैन लॉन्च मैसिव पेलोड्स इनटू स्पेस। आपको 5 लॉन्च नहीं करने पड़ेंगे टू बिल्ड अ स्मॉल स्पेस स्टेशन, एक ही में कर लोगे आप। एंड इफ यू कैन डू दैट एट स्केल विथ रीयूजेबल बूस्टर्स, देन यू कैन बिकम अ मेजर पावर। देन यू कैन हैव अ कंपेटिटर टू स्टारलिंक, cheaper version of Starlink and better global version of Starlink। ये सब एम्बिशन क्यों नहीं है भारत में? तो मेरे ख्याल से डिपेंड्स ऑन लॉन्च कैपेबिलिटीज। हाँ, मेरे ख्याल से एम्बिशन शायद है, बट वो करना अभी हम बहुत बार फेल हो जा रहे हैं उसमें, और वो बार हमें रिट्राई करते रहना पड़ेगा शायद। क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर इतना बड़ा सागा हमने देखा है पिछले 30 सालों से। व्हाट्स योर टेक ऑन क्रायोजेनिक इंजन? देखिए, क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, उसका फ्यूल क्या होता है? इट्स टिपिकली अ लिक्विड गैस, लेट्स से लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन। ओके, तो लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर -100 समथिंग होगा, लिक्विड हाइड्रोजन का भी वही होगा। तो इतना ठंडा गैस आ रहा है आपके रॉकेट के नोजल में, और फिर इट इज इग्नाइटिंग, एंड इट इज इग्नाइटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ मे बी thousands of degrees Celsius। तो यहाँ पे -200 होगा, मैं रफली बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। -200 से +1000 जा रहे हो आप, एंड योर इंजन मस्ट नॉट एक्सप्लोड। यस, सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स और कितना डेलिकेट चीज है, लेकिन कितना रगेड होना चाहिए उसको, that it can produce so much thrust without blowing everything up। Very difficult piece of technology, very difficult। So we were trying to purchase that from Russia and get the transfer of technology from Russia 90s में, लेकिन उस समय रशिया had disintegrated from the USSR और वो पूरी यूएस के कब्जे में था। तो यूएस ने कहा मत दो, तो रशिया ने बोला ठीक है नहीं देंगे।
So that was a good thing for India because then we developed our own cryogenic engine. आज हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती है. तो ठीक है, थोड़ा सा पेन हुआ, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया. अभी विकास इंजन है and so on so forth. We are building better ones hopefully. So how far is our cryogenic engine from achieving escape velocity? How far is it? It's not far at all. See, the issue is not the cryogenic engine. The issue is the initial first or second stages. Cryogenic engine कब ignite होता है? When you are essentially in very thin atmosphere or even out of the atmosphere. उसके पहले something has to give you the boost to already put you at escape velocity. And that has to be the first and second stage. Okay? तो वो नहीं है हमारे पास. Yeah, whatever it is, it's just about, देखिए अगर आपके पास फर्स्ट स्टेज के 2 बूस्टर है, अब 13 बूस्टर डाल दो. हाँ. SpaceX का जो क्या कहते हैं स्टारशिप है, उसमें 33 बूस्टर्स है, 33 इंजन है. 33? तो उसने एक इंजन को नहीं लिया, उसने 33 इंजन को पैरेलल में डाल दिया. तो into 33 पावर हो गई उसकी. सोचिए, एक का अगर थ्रस्ट है लेट्स से 1 यूनिट, नाउ वी हैव 33 यूनिट्स एट द सेम टाइम. तो सोचिए कितना ज्यादा बूस्ट मिलेगा उसको. इट्स एज सिंपल एज दैट. So we have to just experiment that much. आपके पास जो भी इंजन है उसको मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर में डाल दो. अगर आपका एक इंजन इतना थ्रस्ट दे रहा है, 10 इंजन एक साथ इग्नाइट करो. इज इट दैट हार्ड फॉर एन इंजीनियर? बहुत लोग बोलेंगे कि ये इतना सिंपल नहीं हो सकता, बट ये रियली में इज इट? बिकॉज हम पिछले 7-8 साल से तो ये स्ट्रगल बहुत ही लाइव देख रहे हैं, स्पेशली मंगलयान 1 से मंगलयान 2 की जो बात होती है. तो इसके बट इस डायरेक्शन में टेस्ट होता हुआ नहीं दिखा. सो अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे सिंपल दिख सकता है तो कॉम्प्लेक्स होगा, आई एम वेरी श्योर. बट अगर SpaceX अचीव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. अगर एक प्राइवेट कंपनी ये सब कर लेती है तो हम नहीं कर सकते विद द गवर्नमेंट एजेंसी इसरो? इट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है. देयर इज नथिंग सिंपल इन स्पेस. एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड. क्या हमारे पास ब्रेन्स नहीं है? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? क्या हमारे पास पैसा, रिसोर्सेज, वो सब नहीं है? सब कुछ है. अरे ब्लो अप अ फ्यू रॉकेट्स यार, 4-5 उड़ा दो व्हाइल टेस्टिंग, इवेंचुअली इट विल वर्क. करो यार. I think this was very fascinating, and I think एक चीज जो मैंने सीखी ना as a citizen of the country, that we need to allow ISRO to fail. Yes, because that is where leap innovation will happen. We need to empower ISRO to take risks, to take chances, to do difficult things, fail a few times if required, and then succeed. We need to give them the resources needed to succeed. We need to give them the motivation to succeed. Raise their salaries first of all. Yes. थोड़ा raise करो salaries यार. To be able to attract the best talent. Yes. And इस episode के end पे I would sincerely want to also salute every scientist who's given their life in ISRO for maybe a frugal salary. इतने कम सैलरी के लिए इतना ज़्यादा काम, इतना देश के आगे बढ़ाने का काम जो इसरो के साइंटिस्ट ने करा है, इतने स्ट्रेटेजिक मिशंस में जो इसरो ने काम करा है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही फिनोमिनल है गिवन द काइंड ऑफ बजट्स जो उनके पास होते हैं. They're heroes. Yes. They're heroes. They're heroes. And heroines. And heroines, yes. पर सर बहुत मजा आया इसरो के बारे में समझने में. नेक्स्ट जो भी बड़ा मिशन होगा तब हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, उसको लाइव कवर करने के लिए आपके साथ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.